हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी वन शॉट सीरीज में आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो आइए हम लोग बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में। इसके पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन का आपने मतलब समझा था कि कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरैक्ट होते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। लेकिन हमारी जो सेल्स होती हैं बॉडी की वो रेगुलेटेड होती हैं और उनको रेगुलेट करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे अभी तक आपने न्यूरल कंट्रोल पढ़ा हुआ था कि वहाँ पर न्यूरॉन्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे थे, न्यूरॉन कंट्रोल कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जहाँ पर वो नहीं पहुँच पाते हैं तो वहाँ पर केमिकल जो हैं, और वो केमिकल कौन है, हार्मोन, वो पहुँच के सेल को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की हर एक सेल रेगुलेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जहाँ पर न्यूरॉन्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन नहीं होता वहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं, केमिकल के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है। तो चैप्टर का नाम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वो कौन से केमिकल हैं, वो कहाँ से निकलते हैं और क्या काम करते हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इंडोक्राइन ग्लैंड और वहाँ से निकलने वाले केमिकल जिसे हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स की। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इन्होंने एनसीईआरटी में हार्मोन की डिफिनीशन की बात की है कि हार्मोन होते क्या हैं। तो याद रखिएगा दो डिफिनीशन है यहाँ पर, एक क्लासिकल डिफिनीशन है और एक करंट डिफिनीशन है, पुरानी डिफिनीशन है और एक न्यू डिफिनीशन है। अगर हम लोग क्लासिकल डिफिनीशन की बात करें तो ये कहते हैं कि जो केमिकल्स produced by endocrine glands and released into the blood and transported to distantly located target organs। मतलब वो केमिकल जो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं वो ब्लड में पोर्ड होते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन पर। मतलब कि जहाँ पर हार्मोन काम करता है उस ऑर्गन को टारगेट ऑर्गन या उस सेल को टारगेट सेल या उस टिश्यू को टारगेट टिश्यू बोलते हैं। अगर हम लोग करंट डिफिनीशन की बात करें, ये कहते हैं हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। मतलब जो हार्मोन्स हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट हैं, इन्हें हम न्यूट्रिएंट से नहीं ले सकते हैं। एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, दो सेल के बीच ये मैसेंजर का काम करते हैं, मैसेज ले जाने का काम करते हैं। एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, और बहुत कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये दोनों डिफिनीशन आपको, क्लासिकल डिफिनीशन और करंट डिफिनीशन, याद होनी चाहिए। फिर से सुन लीजिए, क्लासिकल डिफिनीशन है केमिकल produced from endocrine gland and released into the blood and transported to distantly located target organ। करंट डिफिनीशन क्या है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ये दोनों आपको अलग अलग डिफिनीशन याद होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि निकलते कहाँ से हैं हार्मोन। तो हार्मोन निकलते इंडोक्राइन ग्लैंड से, लेकिन कुछ हमारी बॉडी में नॉन इंडोक्राइन ग्लैंड, नॉन इंडोक्राइन टिश्यू हैं, वो भी हार्मोन का सेक्रेशन कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि हार्मोन निकलते जहाँ से इंडोक्राइन ग्लैंड, ये ग्लैंड होती क्या है। याद रखिए अगर हम लोग बॉडी में बात करें, दो टाइप की ग्लैंड होती हैं, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनका जो सेक्रेशन होता है वो किसी कैविटी में जाके पोर्ड होता है, किसी डक्ट में जाके पोर्ड होता है। जैसे अगर हम सलाइवा में जो हमारे एंजाइम है सैलाइवरी एमाइलेज की बात करें, तो जो लाइसोजाइम की बात करें, तो जो सैलाइवा है वो हमारे माउथ कैविटी में पोर्ड होता है, रिलीज होता है, वहाँ पर काम करता है। गैस्ट्रिक जूस की बात करें, इंटेस्टाइनल जूस की बात करें, ये किसी कैविटी में जाके स्टोर होते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन जो हार्मोन हैं, हार्मोन्स डायरेक्टली पोर्ड होते हैं ब्लड में। तो ये जहाँ से निकलते हैं हार्मोन, ये किसी कैविटी में स्टोर नहीं होते हैं, इसलिए इन ग्लैंड को जहाँ से हार्मोन निकलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, यहाँ पर किसी तरह का कोई डक्ट नहीं होता, इनका सेक्रेशन डायरेक्ट पोर्ड होता है ब्लड में। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो ग्लैंड विद डक्ट होती हैं, वहाँ पर डक्ट पाई जाती है, वहाँ पर कैविटी पाई जाती है। तो ऐसे याद कर लीजिए, हार्मोन्स को छोड़ के, हार्मोन जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, बाकी बॉडी के जितने भी सेक्रेशन हैं वो सब एक्सोक्राइन ग्लैंड के सेक्रेशन हैं। चाहे वो एंजाइम का सेक्रेशन हो, चाहे किसी भी पैनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन हो, चाहे वो एसिड का सेक्रेशन हो, चाहे वो स्वेट का सेक्रेशन हो, मिल्क का सेक्रेशन हो, सब एक्सोक्राइन ग्लैंड के सेक्रेशन हैं। हार्मोन जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन है। तो चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो स्वेट हो, चाहे वो सैलाइवा हो, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो एसिड हो, किसी न किसी कैविटी में, किसी न किसी डक्ट में स्टोर होते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं हार्मोन की, जरा देखते हैं
तो हार्मोन क्लासिकल डिफिनीशन और करेंट डिफिनीशन में याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इनकी करेंट क्लासिकल डिफिनीशन क्या है, केमिकल, और वो केमिकल कौन है, हार्मोन रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड एंड पोर्ड इनटू द ब्लड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन पर काम करते हैं। आपको बताया कि टारगेट ऑर्गन क्या होता है। करेंट डिफिनीशन की बात करें, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ये नॉन न्यूट्रिएंट, इन्हें हम भोजन से नहीं ले सकते, इन्हें हम खाने के साथ नहीं ले सकते हैं। ये इंटरसेलुलर मैसेंजर, ये सेल के बीच मैसेज ले जाने का काम करते हैं एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमने आपको ग्लैंड बता दिया ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में। यहाँ पर कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये डक्टिलस ग्लैंड है। क्यों डक्टिलस ग्लैंड है, क्योंकि इनका सेक्रेशन किसी डक्ट में नहीं, किसी कैविटी में नहीं, डायरेक्ट ब्लड में पोर्ड होता है। और ये जो है ये ग्लैंड विद डक्ट हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये इनका जो सेक्रेशन होता है वो जैसे माउथ कैविटी में, स्टमक की कैविटी में, इंटेस्टाइन की कैविटी में, कहीं ना कहीं किसी कैविटी में पोर्ड होता है, उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इनका सेक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में पोर्ड हो रहा है, इनका सेक्रेशन किसी कैविटी जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन। यहाँ पर इनसे निकलने वाले केमिकल का नाम होता है हार्मोन। यहाँ से निकलने वाले जैसे कि एंजाइम हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक जूसेस हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस हैं, वो सारे यहाँ के हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के सेक्रेशन हैं। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं हमारी बॉडी में कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, तो इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग हार्मोन की बात कर रहे हैं और हार्मोन जो निकलते हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। तो हम लोग बात करें हमारी बॉडी में कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज, गोनाड्स में टेस्टिस एंड ओवरी, ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जिनमें से पैनक्रियाज अभी आपको बताएंगे कि वो दोनों होता है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन होता है। तो ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड हैं। लेकिन हमारी बॉडी में अगर हम इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इंडोक्राइन सिस्टम में कुछ ऐसे नॉन इंडोक्राइन ग्लैंड भी हैं, नॉन इंडोक्राइन टिश्यू हैं, वो भी हार्मोन का सेक्रेशन कराते हैं। जैसे किडनी की बात करें, हार्ट की बात करें, ये सब भी हार्मोन का सेक्रेशन कराते हैं जो कि नॉन इंडोक्राइन हैं। कुछ गैस्ट्रिक सेल पाई जाती हैं स्टमक में, वहाँ पर नॉन इंडोक्राइन सेल हैं, वो भी हार्मोन का, नॉन इंडोक्राइन टिश्यू हैं, हार्मोन का सेक्रेशन कराते हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम में। तो कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड फिर से सुनिए, इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हैं, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, थाइमस, गोनाड्स, ये सारे, गोनाड्स में टेस्टिस इन मेल और ओवरी इन फीमेल, पैनक्रियाज, ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड हैं। हमने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पैनक्रियाज में दोनों होता है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, वो हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और नॉन इंडोक्राइन में जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब हार्मोन का सेक्रेशन कराते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी आर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। टेस्टिस एंड ओवरी को एक साथ मिला के गोनाड्स बोलते हैं, विच सेक्रेट हार्मोन, बट सम नॉन इंडोक्राइन ग्लैंड्स या टिश्यू ऑल्सो सेक्रेट हार्मोन, जैसे कि किडनी, हार्ट, लीवर, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वहाँ से बहुत सारे हार्मोन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये कुछ नॉन इंडोक्राइन टिश्यू हैं, ये भी हार्मोन का सेक्रेशन कराते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले याद रखिएगा, आपने जब नर्वस सिस्टम पढ़ा था, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर आपने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस में न्यूरो सेक्रेटरी सेल पाए जाते हैं जो कि हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं, और इन हार्मोन को बोला जाता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो इंडोक्राइन ग्लैंड से पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको ग्लैंड बताया पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रेगुलेट करने वाला यहाँ पर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। तो याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग बात किसकी करेंगे, हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो ध्यान से सुनिए, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, तो पिट्यूटरी को रेगुलेट करने वाला हाइपोथैलेमस है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या रियल मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अच्छा, अगर हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा है, तो याद रखिए कोई भी किसी को अगर रेगुलेट करेगा, चलाएगा, तो दो तरह से रेगुलेट कर सकता है, दो तरह से। कैसे, या तो उसको प्रमोट करे या तो उसको इनहिबिट करे। अगर वो प्रमोट करेगा तो प्रमोटरी होगा, इनहिबिट करेगा इनहिबिटरी होगा। प्रमोट करने वाले को स्टिमुलेटरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो स्टिमुलेट करेगा। तो हाइपोथैलेमस से दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं जो कि पिट्यूटरी को रेगुलेट करते हैं, पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। एक हार्मोन को बोलते हैं स्टिमुलेटरी या रिलीजिंग, उसी वो रिलीज कराता है, स्टिमुलेटरी या प्रमोटरी हार्मोन कहेंगे, और दूसरे वाले को इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं। प्रमोटरी का एग्जाम्पल है जैसे GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन,
और जो इनहिबिटरी है उसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। तो याद रखिएगा जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाला GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है फॉर द सेक्रेशन एंड सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। बहुत सारे हार्मोन हैं पिट्यूटरी हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले, जैसे FSH, LH, तो ये बहुत सारे, लेकिन वहाँ से हम लोग किसकी बात करें, गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन कौन होते हैं, FSH और LH, इनके सेक्रेशन को स्टिमुलेट कराएगा कौन, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन GnRH। तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन GnRH ये एक प्रमोटरी हार्मोन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को प्रमोट करेगा फॉर द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, LH एंड FSH। दूसरा है इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट द पिट्यूटरी फॉर सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये सोमैटोस्टैटिन है, हाइपोथैलेमस से निकलेगा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, लेकिन पिट्यूटरी को इनहिबिट कर रहा है कि ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन ना कराओ, तो ये इनहिबिटरी हार्मोन हो गया। तो याद रखिएगा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हाइपोथैलेमस की, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या रियल मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस जो है वो रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है दो टाइप के हार्मोन, एक तो रेगुलेटरी या प्रमोटर उसी को बोलते हैं, और दूसरा कौन है, इनहिबिटरी। तो याद रखना ये स्टिमुलेटरी होगा, प्रमोटरी होगा, और दूसरा कौन होगा, इनहिबिटरी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें, एक प्रमोटरी हार्मोन और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन। प्रमोटरी वाला स्टिमुलेटरी होता है जो कि स्टिमुलेट करता है, जैसे कि GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर, GnRH का पूरा नाम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को फॉर सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन कौन, FSH एंड LH। यहाँ पर हम बात करें इनहिबिटरी हार्मोन सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट द एंटीरियर पिट्यूटरी फॉर सेक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन को रोक रहा है, ये पिट्यूटरी को रेगुलेट कर रहा है कि ग्रोथ हार्मोन ना निकालो, मतलब इनहिबिट कर रहा है, इसलिए इनहिबिटरी हार्मोन है। और ये प्रमोट कर रहा है पिट्यूटरी को कि GnRH किसको, पिट्यूटरी को प्रमोट कर रहा है कि यहाँ पर गोनाडोट्रोपिन, FSH और LH निकालो। क्लियर, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है, कितने तरह से, दो तरह से रेगुलेट करता है। और हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्लियर, चलिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पिट्यूटरी, ये देखिएगा हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी को रेगुलेट करेगा। अभी हम लोग पिट्यूटरी के पार्ट पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ डायग्राम देखिए, ये एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अभी हम पिट्यूटरी पर आएंगे तो बताएंगे कितने पार्ट में डिविजिबल है, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या होते हैं। हाइपोथैलेमस देखिएगा, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट रेगुलेशन में है हाइपोथैलेमस के, डायरेक्ट रेगुलेशन में है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट अंडर रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, एनसीईआरटी ने लिखा है पोर्टल सिस्टम, तो याद रखना कि इसे क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल्ड है कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को रेगुलेट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के थ्रू रेगुलेटेड है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट अंडर रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस है। क्लियर, ये इतनी काम किसकी हो गई, हाइपोथैलेमस के। क्लियर, चलिए जरा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब देखते हैं जरा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। यहाँ लिखा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट अंडर रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड की हम लोग बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये प्रेजेंट होता है बोनी कैविटी में। स्फिनॉइड बोन लोकोमोशन में आपको बताया है, स्फिनॉइड बोन जो कि स्कल रीजन में होता है, क्रेनियम में, वहाँ पर स्फिनॉइड बोन की कैविटी होती है जिसे बोलते हैं सेला टर्सिका, उस कैविटी में प्रेजेंट होती है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम लोग इंटरनली बात करें, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इंटीरियरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट हैं, पार्स डिस्टाइलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस उसका एक ही पार्ट है, पार्स नर्वोसा। तो याद रखना जो एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट हैं, पार्स डिस्टाइलिस और पार्स इंटरमीडिया, ये दोनों ह्यूमन में आपस में मर्ज होते हैं। ह्यूमन के अंदर पार्स डिस्टाइलिस एंड पार्स इंटरमीडिया दोनों मर्ज होते हैं, और पार्स डिस्टाइलिस वाले रीजन को एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और जो पार्स नर्वोसा वाला रीजन है उसे हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो फिर से सुनिए, अगर हम पिट्यूटरी की बात करें
तो पिट्यूटरी प्रेजेंट होता है बोनी कैविटी में, स्फिनॉइड बोन की कैविटी जिसे सेला टर्सिका बोलते हैं। याद रखना पिट्यूटरी जो है इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पहले बता दिया। हाइपोथैलेमस इसको रेगुलेट करता है। अगर हम लोग एंटीरियरली पिट्यूटरी की बात करें तो ये डिवाइड है दो पार्ट में, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट हैं। कौन कौन से दो पार्ट हैं? पार्स डिस्टाइलिस और पार्स इंटरमीडिया। और दूसरा जो पार्ट है न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसका एक ही पार्ट है पार्स नर्वोसा। तो पार्स डिस्टाइलिस वाले रीजन को एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं और पार्स नर्वोसा वाले रीजन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। लेकिन ह्यूमन में ये पार्स डिस्टाइलिस और पार्स इंटरमीडिया आपस में मर्ज होते हैं, फ्यूज होते हैं। क्लियर? तो ये हम लोग बात कर लिए किसकी? पिट्यूटरी की। कहाँ प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी और इसके कितने पार्ट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी कि पिट्यूटरी से निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं। तो चलिए जरा अगर हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन, तो पहले हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की। ध्यान से सुन लीजिए, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं 6 हार्मोन और काउंट करके याद रखिएगा, भूलेगा नहीं। कितने हार्मोन? 6 हार्मोन। ऐसे याद कर लो, FSH, LH, ACTH, TSH, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। क्लियर? और अगर नहीं याद होता ऐसे ट्रिक से याद कर लो, फ्लैट या PG। अगर कोई कहीं बाहर रहता है तो या तो फ्लैट लेके रह रहा है, अगर कोई स्टूडेंट आप बाहर रह रहे हो अपने घर से, या तो आप फ्लैट लेके रहते हैं या तो आप PG लेके रहते हैं, दो ही जगह तो आप रहते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए, फ्लैट, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन फ्लैट या PG। क्लियर? फ्लैट या PG। तो इसको याद रखोगे कौन कौन है ये। F से कौन हो गया बोलो? FSH, L से LH, A से ACTH, T से TSH, P से PRL, G से ग्रोथ हार्मोन। चलो हम लोग इनके फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन के पहले ये देख लेते हैं, पार्स इंटरमीडिया, यहाँ से निकलता है एक हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। अभी बताएंगे कहाँ पर काम करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, ADH जिसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन, या अगर हम कहें वैसोप्रेसिन जिसका दूसरा नाम होता है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एक होता है ऑक्सीटोसिन। तो इनका फंक्शन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं एक एक करके। पहले हम लोग बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन। चलो हम यहाँ से तुम्हें बताते हैं, ग्रोथ हार्मोन से ऊपर चलते हैं। अगर हम लोग ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन हो रहा है, नॉर्मल ग्रोथ ये कराता है। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन बच्चों में अंडर सेक्रेशन होने लग जाए, सेक्रेशन कम होने लग जाए, तो ग्रोथ सही से नहीं होता है, ड्वार्फिज्म हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ होता है, बच्चों का ग्रोथ सही से नहीं होता, इसी को पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? छोटा। स्टंटेड ग्रोथ होता है, ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है। पिट्यूटरी की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि पिट्यूटरी से निकलता है ग्रोथ हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अगर ग्रोथ हार्मोन का अंडर सेक्रेशन हो जाए, कम सेक्रेशन हो, तो ग्रोथ सही से नहीं होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा, मतलब छोटा रह जाएगा, जिसे आप ड्वार्फ बोलते हैं। इसलिए इसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म भी बोलते हैं। लेकिन अगर इसी ग्रोथ हार्मोन का ओवर सेक्रेशन होने लग जाए, ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रेशन होने लग जाए बच्चों में, तो जाइगेंटिज्म हो जाता है। जाइगेंटिज्म मतलब जाइंट, विशाल, बहुत बड़ी ग्रोथ होने लग जाता है, और मेनली फेशियल रीजन का होता है। मेनली किसका होता है? फेशियल रीजन का होता है। तो इसे अगर बच्चों में ओवर सेक्रेशन होने लग जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो जाइगेंटिज्म हो जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, और वो भी मेनली फेशियल रीजन का होता है। और अगर यही ओवर सेक्रेशन एडल्ट में हो जाए, मिडिल एज में हो जाए, एडल्ट में अगर हो जाए, मिडिल एज में हो जाए ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा। और एबनॉर्मल ग्रोथ में मेनली फेशियल रीजन का ग्रोथ होता है, और बहुत लंबे समय तक ये अनडिटेक्टेड रहता है, पता ही नहीं चलता, डिटेक्ट ही नहीं हो पाता, अनडायग्नोस रहता है। इसलिए ये रोका नहीं जाता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि ग्रोथ एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, मेनली फेशियल रीजन का, तो इसमें डेथ भी हो जाती है। तो याद रखना, एडल्ट में अगर ओवर सेक्रेशन होने लग जाए ग्रोथ हार्मोन का, उसे एक्रोमीगैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोमीगैली। तो अगर ओवर, ध्यान से सुनिए, ग्रोथ हार्मोन के अंडर सेक्रेशन से बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ होता है, ग्रोथ सही से नहीं होता, जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलते हैं।
ओवर सेक्रेशन बच्चों में होने लग जाए जिसे जाइगेंटिज्म बोलते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा। और अगर एडल्ट में मिडिल एज में ओवर सेक्रेशन होने लग जाए, एक्रोमीगैली हो जाएगा। ये बहुत समय तक अनडिटेक्टेड रह जाता है, पता ही नहीं चलता है, तो इसे अगर न रोका जाए तो डेथ भी हो जाती है। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं। ठीक, चलो अगला हम लोग बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। किसकी बात करते हैं? प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन मेमरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन कराता है, मेमरी ग्लैंड का मैच्योरेशन कराता है, क्लियर, और उसमें मिल्क का फॉर्मेशन भी करने में हेल्प करता है। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी मिल्क का फॉर्मेशन होगा और प्यूबर्टी आने पर मेमरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन फीमेल में होगा, वो इसकी वजह से होता है, प्रोलैक्टिन की वजह से होगा। तो मेमरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, ये किसका काम है? प्रोलैक्टिन का काम है, जिसे शॉर्ट में PRL बोलते हैं। चलो हम बात करेंगे TSH की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम खुद ही बता रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला है। TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि थायराइड हार्मोन बनाओ। तो थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए, T3 T4 बनाने के लिए स्टिमुलेट कौन कर रहा है? TSH स्टिमुलेट कर रहा है। क्लियर। चलो हम बात करेंगे ACTH, नाम है इसका एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो अगर देखो इनके नाम पर जाओ, क्या बोला? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो AC इससे याद रखो एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या याद रखोगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये काम करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। किस पर काम करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, और स्टिमुलेट कराता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। किसको? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। तो याद रखना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सेक्रेशन कराता है कौन? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कौन? ACTH, और यहाँ से हार्मोन का सेक्रेशन कराता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नाम है ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। चलो FSH एंड LH। FSH और LH की बात करें, FSH और LH मेल में भी काम करते हैं, FSH और LH फीमेल में भी काम करते हैं। तो कैसे मेल में काम करते हैं, कैसे फीमेल में काम करते हैं, आओ जरा देखते हैं। ये बात आपको रिप्रोडक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। चलो फिलहाल हम देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने हार्मोन की बात करी है, तो ऐसे सुन लो, FSH और LH। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में पहले FSH बनेगा, काम करेगा, फिर LH काम करेगा। ऐसे याद कर लो, F से फीमेल, F से FSH। फीमेल में FSH पहले काम करेगा, LH बाद में काम करेगा। तो सर पहले क्या काम करेगा? नाम है इसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओवरी में जो फॉलिकल का ग्रोथ होता है, ग्रेफियन फॉलिकल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उस फॉलिकल का ग्रोथ कराता है कौन? FSH। फॉलिकल का ग्रोथ कौन कराएगा? FSH। और जरा रिप्रोडक्शन याद करो, ये तो वन शॉट चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, मेन क्लास में पढ़ा होगा। तो आपने पढ़ा है जब फॉलिकल बन जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, तो ग्रेफियन फॉलिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन में। एट द मिड ऑफ द साइकिल ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन कहाँ से हो? ओव्यूलेशन कराने वाला कौन है? LH। कौन है? LH। तो बताओ पहले फॉलिकल बनेगा कि पहले ओव्यूलेशन होगा? पहले फॉलिकल बनेगा। तो फॉलिकल बनाने वाला कौन है? FSH। तो ऐसे याद कर लो, पहले फॉलिकल बनेगा तब तो फॉलिकल से ओव्यूलेशन होगा। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से आपको याद है कि LH ओव्यूलेशन कराता है, लेकिन ओव्यूलेशन तो तब होगा जब फॉलिकल बनेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से याद भी करो, पहले FSH निकलता है पिट्यूटरी से, फॉलिकल का फॉर्मेशन कराता है, और फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलते हैं। तो एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा हो जाए तो पिट्यूटरी को क्या करते हैं? बोलो स्टिमुलेट, कि अब LH निकालो, ओव्यूलेशन होगा। तो बोलो पहले FSH काम करेगा, फॉलिकल का फॉर्मेशन कराएगा, और फिर LH रिलीज होगा, वो उसी फॉलिकल से ओव्यूलेशन कराएगा। तो दोनों हो गए FSH और LH। कहाँ पर? फीमेल में। अब हम बात करें मेल में। मेल में इसी का उल्टा कर दो, पहले LH काम करेगा, फिर FSH काम करेगा। LH क्या काम करेगा? सुनो, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, वहाँ पर दो टाइप की सेल पढ़ोगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अभी जब आगे हेडिंग आएगी टेस्टिस एंड ओवरी गोनाइड्स में, तो टेस्टिस में हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पर सेल होती, एक स्पेस होता है जिसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और उस स्पेस में आओ जरा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। जरा देखो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, अभी टेस्टिस में पढ़ोगे, टेस्टिस में पढ़ोगे, टेस्टिस में आओ जरा देखते हैं।
इधर देखो, अगर हम लोग टेस्टिस की बात करें, डिटेल में आएंगे टेस्टिस पर। देखो जरा, टेस्टिस में कुछ सेल पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर टीएस देखा जाए तो ये उसमें होती है दो टाइप की सेल, एक जर्म सेल और एक होती है सर्टोली सेल। एक होती है जर्म सेल और एक होती है सर्टोली सेल। और यहाँ पर इनके बीच स्पेस होता है जिसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहाँ पर कुछ सेल पाई जाती हैं जिसे इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल बोलते हैं। कहाँ पर? टेस्टिस में। तो टेस्टिस में लेडिक सेल पाई जाती है, इतना डायरेक्ट बात कर रहे हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पर हमें डिटेल में नहीं जाना रिप्रोडक्शन में। लेडिक सेल पाई जाती है टेस्टिस में। एलएच आकर इसी पर काम करेगा, एलएच आकर इसी पर काम करेगा लेडिक सेल पर, और यहाँ से निकलेगा हार्मोन एंड्रोजन। एंड्रोजन तो ग्रुप ऑफ हार्मोन है, मेनली उसमें निकलता है कौन? टेस्टोस्टेरॉन। तो लेडिक सेल से निकलेगा एंड्रोजन, और जब एंड्रोजन निकल जाएगा तो एंड्रोजन अलोंग विथ एफएसएच ये कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहले एलएच निकलेगा, लेडिक सेल पर काम करेगा, ये एंड्रोजन बनाएगा, तब एंड्रोजन के साथ एफएसएच मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। तो पहले कौन काम किया? एलएच, फिर कौन काम किया? एफएसएच। क्लियर? चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग बात कर रहे थे एफएसएच और एलएच की। तो एफएसएच और एलएच बताओ, क्लियर समझ आया? एफएसएच और एलएच देखो जरा, एफएसएच और एलएच। चलो, एफएसएच एंड एलएच ये सारे हार्मोन हो गए। ग्रोथ हार्मोन का काम आपने पढ़ लिया, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आओ जरा बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया की। पार्स इंटरमीडिया की बात करें तो पार्स इंटरमीडिया जो है एमएसएच, ये काम करता है मिलेनोसाइट पर। कहाँ काम करता है? मिलेनोसाइट पर काम करता है, मिलेनोसाइट पर काम करता है। क्लियर? और ये मिलेनोसाइट पर काम करेगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। किसको? स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। हमें इतना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी बिल्कुल फॉलो करो, जितना एनसीईआरटी उतना हमको पढ़ना है। एमएसएच मिलेनोसाइट पर काम करता है, मिलेनिन रिलीज कराता है, और याद रखना ये मिलेनिन जो है वो पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। क्लियर? आओ जरा हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन हैं, एक तो वैसोप्रेसिन है और दूसरा ऑक्सीटोसिन है। तो याद रखना भाई, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ के आए हो। कहाँ से निकल रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन। जरा याद करो, अगर आपने पढ़ा हो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, वहाँ पर पढ़ा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में पढ़ा था क्या कि अगर एक्सेसिव लॉस हो जाए बॉडी फ्लूइड का तो वहाँ पर हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, और हाइपोथैलेमस बनाता है हार्मोन जिसका नाम है वैसोप्रेसिन। तो एक्चुअली ये वैसोप्रेसिन जो है ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, लेकिन हाइपोथैलेमस बनने के बाद न्यूरॉन्स के थ्रू, उसके एक्सॉन के थ्रू एक्सोनली आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो आपने अगर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पढ़ा है तो इसका काम आपने बखूबी पढ़ा होगा। ध्यान से सुनिए, तो वहाँ पर आपको वन शॉट देख लेना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का, क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोला कि वैसोप्रेसिन बनता कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस में, लेकिन रिलीज कहाँ से होता है, सेक्रेट कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो इसको यहाँ भी लिखा गया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन, और ये जाके काम करता है डीसीटी पर, नेफ्रॉन के डीसीटी पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम कराता है, जिससे एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन को रोक देता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन जिसे बोलते हैं डायूरेसिस, तो वैसोप्रेसिन जो है वो डायूरेसिस को रोकता है। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी है। क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर? तो चलो जरा फिर से बोलो, वैसोप्रेसिन हाइपोथैलेमस में बना, लेकिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ब्लड में पोर्ड होता है, तो ब्लड में जाके ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ? किडनी में, और किडनी के कहाँ? नेफ्रॉन पर, नेफ्रॉन के कहाँ? लेटर पार्ट मतलब डीसीटी पर काम करता है, और डीसीटी में एब्जॉर्प्शन कराता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। आपने पढ़ा है, तो वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा, जिससे वाटर का एक्सेसिव लॉस यूरिन में नहीं होगा। अगर वाटर का एक्सेसिव लॉस होता है यूरिन में तो उसे डायूरेसिस बोलते हैं, लेकिन ये डायूरेसिस को रोकता है, इसीलिए वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी है। क्या नाम? एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
अगर एडीएच का सेक्रेशन ना हो, वैसोप्रेसिन का सेक्रेशन ना हो, या वैसोप्रेसिन या एडीएच का सेक्रेशन कम हो, तो वाटर का लॉस यूरिन में ज़्यादा होने लग जाएगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ यूरिन जिसे डायूरेसिस बोल रहे हैं। तो वहाँ पर जो यूरिन होगा वो कलरलेस, टेस्टलेस हो जाता है, जिसे इंसिपिडस बोलते हैं। तो इस कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस भी बोलते हैं। तो अगर एडीएच का सेक्रेशन कम हो जाए या सेक्रेशन ना हो तो इसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस भी हो जाता है। बोलो, याद रहेगा क्या? डायबिटीज इंसिपिडस भी हो जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस क्या है? एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, जिसे डायूरेसिस बोल रहे हो। यूरिन जो है वो कलरलेस, जब यूरिन में ज़्यादा वाटर जाएगा वो कलरलेस, टेस्टलेस हो जाती है, जिसका मतलब इंसिपिड का मतलब ही होता है कलरलेस, टेस्टलेस। चलो जरा हम लोग बात कर लिए किसका? एडीएच या वैसोप्रेसिन का। ऑक्सीटोसिन पर आते हैं। ऑक्सीटोसिन हमारी स्मूथ मसल्स पर काम करता है और इसमें स्पेशली अगर देखा जाए तो चाइल्ड बर्थ के समय, पार्चुरेशन के समय यूटेरस, फीमेल के यूटेरस पर काम करता है। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पर काम करता है, स्पेशली यूटेरस की मसल्स पर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को। क्लियर? तो चलो, ऑक्सीटोसिन कहाँ पर काम करेगा? निकलता कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से काम कहाँ पर करेगा? स्मूथ मसल्स पर और स्पेशली यूटेरस की मसल्स पर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन के टाइम। चलो, ये था पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिया एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ह्यूमन में तो ये पूरी तरह से मर्ज होती है किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी से। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। सारे हार्मोन आपको बता चुके। ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल सेक्रेशन होगा तो नॉर्मल ग्रोथ होगा, लो सेक्रेशन होगा तो इस ग्रोथ सही से नहीं होगा, जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलते हैं। ओवर सेक्रेशन अगर चिल्ड्रन में हो गया तो जाइगेंटिज्म कॉज करेगा, और अगर ओवर सेक्रेशन एडल्ट में हो गया तो एक्रोमीगैली, ऐसे याद कर लो, ऐसे एडल्ट ऐसे एक्रोमीगैली, एक्रोमीगैली कॉज करेगा। चलो, दूसरा प्रोलैक्टिन डिफरेंशिएशन कराता है मैमरी ग्लैंड का और उसमें मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। ये सब आपको बता चुके हैं। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एसीटीएच स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, आपको बताया था अभी हमने। एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम करता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सेक्रेट कराता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम ही थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड को स्टिमुलेट कराता है फॉर द सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेट, याद रखना, टीएसएच स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड फॉर सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। एलएच और एफएसएच बता दिया। मेल में क्या काम करेगा? एक्ट ऑन लेडिक सेल ऑफ टेस्टिस, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन, अभी बताया था। एंड्रोजन अलॉन्ग विद एफएसएच स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। फीमेल में, इन फीमेल एफएसएच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल इन ओवरी, ओवरी में जो फॉलिकल बनते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बता चुके हैं। और टर्शियरी फॉलिकल जब मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा वहाँ से ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन कौन कराएगा? एलएच, आपको बता चुके हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं पास्ट इंटरमीडिया की। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच मेलानोसाइट पर काम करेगा, अभी आपको बताया था। मेलानिन रिलीज कराएगा और ये स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करेगा। चलो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला एडीएच या वैसोप्रेसिन बता दिया। एडीएच प्रिवेंट डायूरेसिस। डायूरेसिस क्या होती है? एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। अगर लो सेक्रेशन हो या नो सेक्रेशन हो, सेक्रेशन ना हो एडीएच का, तो डायबिटीज इंसिपिडस कॉज होगा। चलिए भाई, ये सब आपको बता चुके। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पर काम करता है, स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराता है। चलो, ये पिट्यूटरी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारे फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम होता है मेलेटोनिन। याद रखना, जो पार्स इंटरमीडिया है वहाँ से मेलानिन रिलीज हो रहा था और यहाँ से मेलेटोनिन रिलीज हो रहा है। कहाँ से? पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होगा। इसका दूसरा नाम स्लीपिंग हार्मोन भी है। मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये 24 आवर, जिसे डायर्नल भी बोलते हैं, 24 आवर रिदम को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के। ये स्लीप वेक साइकिल को, सोने जगने की साइकिल को, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को। क्योंकि आप जो क्लॉक देखते हो कि अब 12 बज गया, अब मोबाइल नहीं चलाना, 2 बज गया मोबाइल नहीं चलाना, अब यूट्यूब नहीं चलाना, अब फेसबुक इंस्टा नहीं चलाना, अब सो जाना है। आप घड़ी देखते हो, लेकिन आपको जो नींद आती है वो बायोलॉजिकल जो आपकी क्लॉक है वो कौन है? पीनियल ग्लैंड, कि कब आपको सोना है और कब आपको जगना, जो आपका बिना अलार्म के आपकी नींद खुल जाती है, तो वो जो अलार्म का काम करता है वो कौन? पीनियल ग्लैंड है।
चलो हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। बोला फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पाया जाएगा, एक हार्मोन निकालेगा कौन सा, मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन क्या कर रहा है बोलो, 24 आवर, जिसे डायर्नल बोल रहे हैं, 24 आवर रिदम को कंट्रोल करता है, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ इसका भी थोड़ा बहुत रोल पिगमेंटेशन में, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, डिफेंस कैपेबिलिटी में भी, डिफेंस मैकेनिज्म में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो पीनियल ग्लैंड क्या क्या काम करेगा, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करेगा, डायर्नल 24 आवर रिदम को रेगुलेट करेगा, पिगमेंटेशन को रेगुलेट करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा, डिफेंस कैपेबिलिटी और मेटाबॉलिज्म। ऐसे याद कर लो, बोलो क्लियर। चलो पीनियल ग्लैंड डॉर्सल ब्रेन, फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पाया जाएगा, सेक्रेट करता है हार्मोन जिसका नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन रेगुलेट करता है 24 आवर रिदम। 24 आवर को हम लोग डायर्नल बोल रहे हैं, बॉडी के 24 आवर रिदम को रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, इसलिए इसको स्लीपिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ये ऐसे याद कर लो। इनके अलावा मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, डिफेंस कैपेबिलिटी और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसे याद कर लो एमपीडीएम। मेंस्ट्रुअल साइकिल, पिगमेंटेशन, डिफेंस कैपेबिलिटी और मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेटाबॉलिज्म, कोई भी बोल सकते हो आगे पीछे। चलो पीनियल ग्लैंड इतनी ही आपको पढ़नी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इससे ज़्यादा कोशिश मत करना, वन शॉट पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। अगली ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की बात करें, थायराइड ग्लैंड हमारे ट्रैकिया के दोनों साइड, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रैकिया आपने पढ़ा हुआ है, ट्रैकिया के दोनों साइड पाई जाती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में फॉलिकुलर सेल, स्ट्रोमल टिश्यू पाए जाते हैं। फॉलिकुलर जो सेल्स हैं यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, फॉलिकुलर सेल्स इंक्लोजिंग अ कैविटी। ये एक यूनिक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, किसी भी ग्लैंड में कैविटी नहीं होती थायराइड ग्लैंड को छोड़ के, इसलिए ये एक अपने आप में यूनिक ग्लैंड होती है। अभी आपको बताया था क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। तो याद करो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड कंटेन फॉलिकुलर सेल एंड स्ट्रोमल टिश्यू, इसमें फॉलिकुलर सेल स्ट्रोमल टिश्यू पाए जाते हैं। फॉलिकुलर सेल इंक्लोजिंग अ कैविटी, एक कैविटी पाई जाती है और वहीं पर हार्मोन का सिंथेसिस होता है T3 एंड T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन। चलो हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। दोनों थायराइड ग्लैंड आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं जिसका नाम होता है इस्थमस, जिसका नाम होता है इस्थमस। यहाँ से हार्मोन निकलते हैं दो, सुनो और भी हार्मोन निकलते हैं, अभी हम मेनली बात करें T3, T4 और एक निकलेगा TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। तो ध्यान से सुनो, ये जो हार्मोन्स हैं T3 और T4, T3 का नाम ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 का नाम टेट्रा आयोडोथायरोनिन, T4 का दूसरा नाम थायरॉक्सिन भी है। क्वेश्चन आता है थायरॉक्सिन किसका दूसरा नाम है, T3 या T4 का, T4 का, ऐसे याद कर लो। चलो हम लोग बात करते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड में इन हार्मोन्स को बनने के लिए ज़रूरत होती है आयोडीन की। किसकी ज़रूरत होती है, आयोडीन की। और अगर आयोडीन की कमी हो जाए, फूड में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए तो थायराइड हार्मोन कम बनने लग जाएगा, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर आयोडीन की कमी हो जाए डाइट में हमारे बॉडी में, तो आयोडीन की कमी होने की वजह से, क्योंकि T3 T4 या थायराइड हार्मोन बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत है, और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो याद रखना थायराइड हार्मोन कम बनेगा, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड फूल जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी थायराइड ग्लैंड में। तो देखा होगा यहाँ पर निकल जाता है, कभी कभी एक तरफ कभी दोनों तरफ, ऐसे पूरा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड यहीं पर है और उसमें इनलार्जमेंट हो जाता है। और अगर यही हाइपोथायरॉयडिज्म एडल्ट फीमेल में हो जाए, एडल्ट फीमेल में हाइपोथायरॉयडिज्म से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। और अगर यही हाइपोथायरॉयडिज्म किसी प्रेग्नेंट फीमेल में हो जाए, तो प्रेग्नेंट फीमेल में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से जो फीमेल के यूटेरस में जो बेबी डेवलप कर रहा है उसका स्टंटेड ग्रोथ होगा, उसका ग्रोथ सही से नहीं होगा। इसी को क्रेटिनिज्म भी बोलते हैं, इसी को आप थायराइड ड्वार्फिज्म बोल सकते हैं, क्योंकि थायराइड की वजह से उसका ग्रोथ नहीं हो रहा, स्टंटेड ग्रोथ है। एनसीईआरटी लिखती क्रेटिनिज्म इसी को बोलते हैं, याद रखना। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेग्नेंट फीमेल में हो जाए तो जो बेबी डेवलप कर रहा है उस फीमेल के यूट्रस में उसका स्टंटेड ग्रोथ होगा, ग्रोथ सही से नहीं होगा, जिसे क्रेटिनिज्म बोलते हैं। उसकी स्किन एबनॉर्मल स्किन होगी, डीफ म्यूटिज्म, अनेबल टू स्पीक एंड हियर, गूंगा और बहरा होगा वो, लो आईक्यू होगा, मेंटली रिटार्टेड होगा। बोलो क्लियर, याद रहेगा कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म फीमेल में हो जाए
प्रेग्नेंट फीमेल में हो जाए तो जो फीटस डेवलप कर रहा है वो डीफ म्यूटिज्म होगा, लो आईक्यू होगी, मेंटली रिटार्टेड होगा, एबनॉर्मल स्किन होगी, क्लियर, स्टंटेड ग्रोथ होगा। ये सारे सिम्टम उस बच्चे के अंदर आएंगे। और जरा देखते हैं, अगर हम लोग थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड जो है इसमें फॉलिकुलर सेल, स्टोमल टिश्यू पाए जाते हैं इंक्लूजिंग अ फॉलिकुलर सेल्स इंक्लूजिंग अ कैविटी। चलो आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है किसकी, आयोडीन की, थायराइड हार्मोन बनने के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें, दो थायराइड ग्लैंड हैं, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों साइड, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों साइड पाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, और आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं जिसका नाम होता है इस्थमस। जिसका नाम क्या है, इस्थमस। चलो जरा हम बात करते हैं, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म बोला, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए हमारे डाइट में, खाने में, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगी, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल हो जाएगा। याद रखोगे क्या ये, लेकिन सॉरी, ये प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल हाइपर में आएगा। ध्यान से सुनो, हम हाइपो की बात कर रहे हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या क्या होगा, समझ आया क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म से इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा, और अगर यही एडल्ट फीमेल में हो जाए तो वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होगी, और अगर प्रेग्नेंट फीमेल में हो जाए तो जो बच्चा डेवलप कर रहा है उसकी लो आईक्यू होगी, स्टंटेड ग्रोथ जिसे क्रेटिनिज्म बोला, एबनॉर्मल स्किन होगी, लो आईक्यू होगा, मेंटली रिटार्टेड होगा। क्लियर? और अगर अब हम हाइपर की बात करें, अगर हाइपर सेक्रेशन की बात करें तो याद रखना, हाइपर सेक्रेशन कब होगा, जब थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल बन जाए, थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं कैंसर में, तो हाइपरथायरॉयडिज्म, हार्मोन का सिक्रेशन भी ज़्यादा होने लग जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाती है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, वहाँ पर भी इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा, बॉडी की फिजियोलॉजी अफेक्ट होगी, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, आई बॉल ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई होंगी, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकली हुई होंगी, बीएमआर बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, वेट लॉस होगा। ये सारे सिम्टम आएंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के, याद रखोगे। इसी को ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म को। आओ जरा देखते हैं, अगर हम लोग बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म, तो अगर थायराइड ग्लैंड में अगर नोड्यूल बन जाए, कैंसर हो जाए, तो हाइपरथायरॉयडिज्म हार्मोन का सेक्रेशन ज़्यादा होने लग जाएगा, और हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाएगा, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल हो जाएगा। इसी को एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर भी बोलते हैं, और इसी को ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। बीएमआर बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी साइज के, जितनी कम बॉडी साइज, जितनी छोटी बॉडी साइज बीएमआर उतना ही ज़्यादा, जितनी बड़ी बॉडी साइज बीएमआर उतना ही कम। तो याद रखना, बीएमआर जो है, जैसे एलिफेंट का बीएमआर कम होगा, रैट का बीएमआर ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉडी साइज के, जितनी छोटी बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट उतना ज़्यादा। चलो हम बात करते हैं यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म, इतनी सारी चीज़ें होंगी, वेट लॉस होगा, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल होगी, बीएमआर बढ़ जाएगा, इसी को एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर या ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। चलो बात करते हैं, यही थायराइड से एक हार्मोन निकलेगा थायराइड ग्लैंड से, जिसे बोलेंगे टीसीटी, थायरोकैल्सीटोनिन। थायरोकैल्सीटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को, बॉडी में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा, और टीसीटी आरबीसी प्रोडक्शन भी कराएगा, जिसे एरिथ्रोपोइसिस बोलोगे, एरिथ्रोपोइसिस भी कराएगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है कौन, टीसीटी। तो थायराइड ग्लैंड से एक दूसरा हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, थायराइड टीसीटी, थायरोकैल्सीटोनिन। क्या क्या काम करेगा, कैल्शियम लेवल को बॉडी में इंक्रीज कराएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, आरबीसी प्रोडक्शन भी कराएगा। चलो बात करते हैं पैराथायरॉइड की। पैराथायरॉइड, थायराइड के डॉर्सल साइड पीछे की तरफ, एक थायराइड में दो पैराथायरॉइड पाए जाएंगे, एक थायराइड में दो पैराथायरॉइड ग्लैंड पाए जाएंगे। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे बोलेंगे पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। जो पैराथायरॉइड हार्मोन का सेक्रेशन है ब्लड में, ये डिपेंड करता है कैल्शियम के लेवल पर, कैल्शियम का लेवल कितना है ब्लड में। और जो पीटीएच है इसे हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन बोलते हैं, ये कैल्शियम के लेवल को बॉडी में बढ़ाता है। क्यों, तो याद रखना,
जो पीटीएच है पैराथायरॉयड हार्मोन बोन का रिजॉर्प्शन कराता है, रिजॉर्प्शन मतलब ब्रेकडाउन कराता है, रीएब्जॉर्प्शन नहीं, रिजॉर्प्शन जो कि ब्रेकडाउन कराता है। अगर बोन का रिजॉर्प्शन कराता है, बोन में तो कैल्शियम पाए जाते हैं, तो यहाँ से कैल्शियम रिलीज होगा, कहाँ पर जाएगा बोलो, ब्लड में जाएगा। तो याद रखना ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ेगा। दूसरा, और ये क्या करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराएगा और एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड में जाएगा, कैल्शियम आयन बढ़ेगा। रीनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराएगा, वहाँ पर भी कैल्शियम का लेवल कहाँ जाएगा बोलो, ब्लड में, कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। तीन काम करा रहे हैं, एक तो बोन का ब्रेकडाउन करा रहा है, रिजॉर्प्शन करा रहा है, वहाँ से कैल्शियम रिलीज हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन करा रहा है, रीनल ट्यूब्यूल में एब्जॉर्प्शन करा रहा है, जिससे कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ता है, इसलिए इसको हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन बोलते हैं। और पीटीएच टीसीटी के साथ मिलकर रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। क्लियर? तो चलो इतनी कहानी किसकी है, पीटीएच पैराथायरॉयड ग्लैंड। पीटीएच, ये लेवल ऑफ पीटीएच डिपेंड ऑन लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ये देखो क्या क्या काम करेगा, एक तो ये बोन पर काम करेगा, पीटीएच बोन का रिजॉर्प्शन कराएगा, ब्रेकडाउन कराएगा, जिससे कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कराएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ऑल्सो फ्रॉम नेफ्रॉन रीनल ट्यूब्यूल में भी एब्जॉर्प्शन कराएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, पीटीएच। और पीटीएच जो है ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, ये टीसीटी के साथ मिलकर ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगली ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। चलो थाइमस की बात करें। थाइमस इज अ लोब्यूलर ग्लैंड, एक लोब होता है, प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, बीनीथ द स्टर्नम, जिसे आप ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, इसके नीचे लंग्स के बीच, एओर्टा के वेंट्रल साइड, के बोलो हार्ट के वेंट्रल साइड पाया जाएगा थाइमस ग्लैंड। एक ही लोब होगा इसमें। एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय थाइमस का साइज बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, एज जैसे ही बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ जो थाइमस है वो डीजनरेट होती जाती है, धीरे धीरे खत्म होती जाती है। और जो थाइमस है ये रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे बोलते हैं थाइमोसिन। थाइमस जो है वो रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे बोलते हैं थाइमोसिन। और याद रखना, पढ़ा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट ब्लड है, तो वो जो लिम्फोसाइट बनते तो बोन मैरो में है, क्योंकि ब्लड का फॉर्मेशन ही बोन मैरो में होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होता है, मैच्योर होता है थाइमस में। और टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराता है, और एंटीबॉडी जो है वो ब्लड में एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है। वो एंटीबॉडी जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और एंटीबॉडी कहाँ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ब्लड में, तो उसे बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो फिर से सुन लो ध्यान से। टी लिम्फोसाइट जो कि बनी बोन मैरो में थी, मेच्योर होगी थाइमस में, और टी लिम्फोसाइट हेल्प करेगा बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। तो बी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराएगा, ब्लड में इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, फ्लूइड में इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। फ्लूइड के लिए टर्म यूज करते हैं ह्यूमर, इसलिए बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करेगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और जो टी लिम्फोसाइट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन याद करो, इसको डिटेल में हम लोग ह्यूमन हेल्थ में करेंगे, इम्यूनिटी में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ रही है, वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड डीजनरेट हो रही है। जब थाइमस डीजनरेट हो जाएगी, थाइमोसिन का सेक्रेशन कम होगा, टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट मैच्योर कम होगा, बी लिम्फोसाइट को कम हेल्प करेगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम होगी, तो ओल्ड इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम वीक होगा। इसीलिए ओल्ड इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम वीक होता है। चलो हम बात करें थाइमस की। निकालता है एक हार्मोन थाइमोसिन जो कि डिफरेंशिएशन कराता है टी लिम्फोसाइट का, और टी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन कराता है एंटीबॉडी का। अगर हम लोग लिम्फोसाइट की बात करें, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराता है, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और अगर ये नहीं होगा, डिजनरेट होने लगेगी थाइमस, टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट नहीं होगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा। अगर हम बात करें तो टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI और HMI ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये डिटेल में हम लोग कहाँ पर बात करेंगे, इम्यून सिस्टम में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। चलो थाइमस के बाद एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, एड्रिनल ग्लैंड के जो प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड
किडनी के सुपीरियर रीजन पर प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड, इसीलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर पाई जाती है। अगर हम लोग किडनी की बात करें, इंटरनली किडनी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। याद रखना, किडनी पढ़ाते समय बताया था, जहाँ जहाँ कॉर्टेक्स और मेडुला आता है याद कर लो आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। जैसे किडनी में पढ़ा था आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ रहा आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला, ओवरी में पढ़ोगे आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। तो चलो जरा यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ मेडुला, एड्रिनल मेडुला। इसका दूसरा नाम सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि रीनल टर्म किसके लिए बोलते हैं? किडनी के लिए, और उसके सुपीरियर पोर्शन पर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम सुप्रारीनल ग्लैंड है। यहाँ से निकलने वाले हार्मोन आओ जरा देखते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला से। एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकलता है, दो हार्मोन निकलते हैं जिसे बोलते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। उसी का दूसरा नाम एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन बोलते हैं, और एक साथ इनको बोलते हैं कैटेचोलामीन। कहाँ से? एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन, और ये एक्चुअली इमरजेंसी हार्मोन हैं, इमरजेंसी में काम करते हैं। इन्हीं को 3F, एड्रिनल मेडुला को 3F ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आओ जरा देखते हैं। हम लोग पहले बात कर लेते हैं एड्रिनल मेडुला की। एड्रिनल मेडुला को 3F ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं, समझ आ जाएगा। दो हार्मोन निकालता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का नाम एड्रिनालिन, नॉर एपिनेफ्रिन का नाम नॉर एड्रिनालिन, एक साथ इन्हीं को कैटेचोलामीन भी बोलते हैं। 3F ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से निकलने वाले जो हार्मोन है ना, ये इमरजेंसी में निकलते हैं। और इमरजेंसी में आओ जरा देखते हैं इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है। जैसे घर से निकले कहीं पर जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, कहीं और जाने के लिए, घर से निकले, अचानक से कुत्ता दौड़ा लिया, और वो अचानक से कुत्ता दौड़ा लिया तो बोलो वो तुम्हारे लिए इमरजेंसी है कि नॉर्मल कंडीशन है? आओ बेटा काटो, ऐसा तो नहीं है, इमरजेंसी कंडीशन है। उस समय क्या होगा आपके साथ? अचानक से कुत्ता सामने पड़ा, लोग समझाते हैं वो कुत्ता दौड़ा है, भागना नहीं, लेकिन उस समय दिमाग काम नहीं करता, भागते हैं, काट लेता है, गिर जाते हैं, तब समझ आते हैं भैया समझाए थे, भागना नहीं था। रिफ्लेक्स काम करता है उस समय हम सोच ही नहीं पाते हैं। नर्वस सिस्टम बताया था, जहाँ पर सोच नहीं पाते वहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। हार्मोन काम कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सा हार्मोन? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन तुरंत रिलीज हो रहे हैं एड्रिनल मेडुला से। उस समय इमरजेंसी, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन बोला। उस समय क्या होगा? पहले तो डर जाओगे, बाप रे अब क्या करें, और जब कुत्ता आ ही गया है, डरने के बाद अब क्या करोगे? या तो भाग सकते हो तो भाग जाओ, और या तो लड़ो। तो फ्राइट डर जाना, फाइट लड़ना, फ्लाइट भाग जाना, तो तीन काम तुम उस समय होगा तुम्हारे साथ। बोलो, पहले तो डर जाओगे, फ्राइट, उसके बाद या तो फाइट करोगे, या तो फ्लाइट करोगे, या तो लड़ोगे, या तो भाग जाओगे। इसलिए इसको क्या बोला? 3F ग्लैंड। चलो जरा देखते हैं उस समय। अच्छा बताओ, उस इमरजेंसी के समय अब आपके साथ क्या होगा? तुरंत निकले थे, सुबह सुबह खाना खाए थे, लेकिन अभी वो खाना तो डाइजेस्ट थोड़ी ना हुआ, वो तो अभी 4-5 घंटे के बाद हमको एनर्जी देगा। अभी हमको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, क्योंकि अभी हमको भागना है, दौड़ना है, कुत्ता दौड़ाया, या खाना खाए ही नहीं थे, एनर्जी हमारे पास अभी है नहीं। तो उस समय जो आपके बॉडी में स्टोर है ग्लाइकोजन, उसका ब्रेकडाउन होगा। तो इसी की वजह से होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज बनेगा, जिसे ग्लाइकोजिनोलिसिस बोलते हैं। ग्लाइकोजिनोलिसिस बोलते हैं। ग्लाइकोजिनोलिसिस होगी तब आपको एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज रिलीज होगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनेगा, आपको एनर्जी मिलेगी। दूसरी बात, जब इमरजेंसी आई तो बोलो उस समय ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है क्या? अपने आप ब्रीदिंग रेट बढ़ गई, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए। फूड का ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। चलो अच्छा बताओ, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो उस ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कौन कराएगा? ब्लड कराएगा, ब्लड की पंपिंग तेज होनी चाहिए, हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी। तो बोलो क्या क्या होगा उस इमरजेंसी के समय? एक तो ग्लाइकोजिनोलिसिस होगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी, पाइलो इरेक्शन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अचानक से सामने कुत्ता आ जाए, जो काटने वाला हो नॉर्मल नहीं, पागल कुत्ता दौड़ा लेगा, तो बोलो क्या होगा? पाइलो इरेक्शन होगा,
रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रेजिंग ऑफ बॉडी हेयर्स, बॉडी के हेयर्स रेज हो जाते हैं, स्वेटिंग होगी, पसीना होगा, बीपी बढ़ जाएगी, ये सारे काम आपके साथ होंगे। तो कुछ नहीं, खाली अगर तुम इतना याद कर लो कि ये इमरजेंसी हार्मोन है और इमरजेंसी में काम करते हैं, और इमरजेंसी कोई इमरजेंसी अपने साथ देख लो कि अचानक से घर से निकलो, कुत्ता दौड़ा ले, तो क्या होगा? जो आपके साथ होगा वो सब इन्हीं के कारण होगा। इसलिए इनको क्या बोलते हैं बोलो? इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। आओ जरा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी, स्वेटिंग होगा, पाइलो इरेक्शन होगा, प्यूपिलरी डायलेशन। प्यूपिलरी डायलेशन कुछ दूर जाने के बाद लौट के देखते हो कि आ रहा है कुत्ता कि भाग गया, तो बोलो आंखें कॉन्स्ट्रिक्ट करा के देखते हो, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो, आंखें फाड़ फाड़ के फैला के देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यूपिल से लाइट इंटर करे, इमेज साफ बने कि कुत्ता ही है, अब नहीं आ रहा है, मालूम पड़ा बिल्ली सामने पड़ी तब भी भागे जा रहे हो। तो याद रखो, दूर से देखोगे, प्यूपिल डायलेट करके देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इंटर करेगी, इमेज साफ बनेगी, तो दूर से देख पाओगे अब कुत्ता नहीं आ रहा है। नहीं तो कुत्ता के बजाय बिल्ली आ रही तब भी भागे जा रहे हो, तो उस समय क्या होगा? प्यूपिलरी डायलेशन होगा। ग्लाइकोजिनोलिसिस होगी, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज बनेगा, बीपी बढ़ जाएगी। बोलो किसका काम? एड्रिनल मेडुला का। चलो जरा आगे आते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स को फोरेस ग्लैंड बोलते हैं। ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, शुगर मेटाबॉलिज्म होती है, साल्ट रिटेनिंग होता है और सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है कुछ। और जरा देखते हैं कौन कौन? फोरेस ग्लैंड। अगर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें, एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 पार्ट पाए जाते हैं इंटरनली, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पढ़ोगे जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर, जोना फेसिकुलेटा मिडिल, जोना रेटिकुलरिस इनर होता है। और इनसे कुछ निकलते हैं हार्मोन्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड। जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, जिसे सेक्स स्टेरॉइड भी बोलते हैं। तो आओ जरा देखते हैं, अगर हम लोग बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स के कितनी सेल यहाँ पर पाई जाती है? 3। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड की अगर हम लोग बात करें तो आउटर होगी जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल होगी जोना फेसिकुलेटा और इनर होगी जोना रेटिकुलरिस। आओ जरा आगे देखते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से बोलो आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा, ये क्या बनाता है? ध्यान से सुनो, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। जोना ग्लोमेरुलो फेसिकुलेटा क्या बनाता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और हमारी बॉडी में जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो है कॉर्टिसोल, मेन जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है वो एल्डोस्टेरॉन, और एक सेक्स स्टेरॉइड जिसे गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। और जरा देखते हैं इनका काम क्या होता है एक एक करके। तो बोलो पहले तो याद रखो ऐसे, आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा, एक जो तुम ट्रिक से याद रख सकते हो, गो फॉर रेस्ट एंड मेक गुड स्वीट। तो गो जी से ग्लोमेरुलोसा, जोना तो कॉमन है ना, एफ से फेसिकुलेटा, आर से रेटिकुलरिस, और ये सीक्वेंस भी है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। यहां से एंड मेक गुड स्वीट, एम से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जी से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एस से सेक्स स्टेरॉइड जिसका दूसरा नाम गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स भी होता है। इनका नाम देखो, ये काम क्या क्या करेंगे? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कौन? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन भी पढ़ा था क्या? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में, एब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम का, इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन कराता है कहाँ? डीसीटी में। तो याद रखना नाम ही है मिनरेलो, मिनरल, ऐसा कॉर्टिकॉइड। और इसको बोला क्यों? यहाँ से निकलने वाले हार्मोन को कॉर्टिकॉइड। देखो जरा कॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, गोनाडोकॉर्टिकॉइड। तो देखो ये कॉर्टिकॉइड कॉमन है क्या, इसलिए यहाँ से निकलने वाले हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ऐसा कॉर्टिकॉइड जो मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, उसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, जैसे एल्डोस्टेरॉन। ऐसा कॉर्टिकॉइड जो ग्लूको मतलब ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, कॉर्टिसोल है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स स्टेरॉइड। ये एक्सियल हेयर का फॉर्मेशन, प्यूबिक हेयर का फॉर्मेशन, फेशियल हेयर का फॉर्मेशन कराता है, जोना रेटिकुलरिस से निकलने वाला सेक्स स्टेरॉइड। और क्या क्या काम करते हैं आओ जरा देखते हैं। पहले इतना याद रख लो, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, बैलेंस बनाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज के, ऐसे याद रख लो, कार्बोहाइड्रेट के, और सेक्स स्टेरॉइड ये है। और जरा इन्हीं की बात करते हैं कि और क्या क्या काम करते हैं।
देखो एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें, ये पढ़ चुके हो, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। आउटर एड्रिनल मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर होता है एड्रिनल मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला आपको बता ही दिया। अगर अंडर प्रोडक्शन होने लग जाए, याद रखना, अगर थायराइड हार्मोन का एड्रिनल हार्मोन का अंडर प्रोडक्शन होने लग जाए, मतलब कि लो सेक्रेशन होने लग जाए, लो सेक्रेशन होने की वजह से बाय द हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस फटीग लीडिंग टू अ डिजीज कॉल्ड एडिसन्स डिजीज। तो याद रखना, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन का सेक्रेशन कम होने लग जाए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कह रहे अफेक्ट होगी, वीकनेस होगी, फटीगनेस होगी, तो अंडर सेक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन से क्या होगा, एडिसन्स डिजीज। क्लियर? अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन कम निकले हैं तो क्या होगा, एडिसन्स डिजीज। चलो जरा देखते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। ये बता दिया है क्या, ये बता दिया है क्या, एड्रिनल मेडुला सेक्रेट टू हार्मोन एड्रिनैलिन या उसी का दूसरा नाम इपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रिनैलिन, इसी का दूसरा नाम नॉर इपिनेफ्रिन। इनको एक साथ क्या बोलते हैं, कैटेचोलामीन, और इन्हें इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। तो अभी आपको बोला था 3F ग्लैंड, फ्राइट, फाइट एंड फ्लाइट, तो ये जरूर याद रखोगे। क्या बोलते हैं इसको, फाइट और फ्लाइट, लेकिन हमने बोला था 3F ग्लैंड, वो भी बोलते हैं। अगर नहीं याद रखना 3F ग्लैंड इंसाइड बॉडी, इतने याद रखो, फाइट और फ्लाइट, बात तो वही। दीज हार्मोन इंक्रीज अलर्टनेस, भैया कुत्ता दौड़ाया, अब इमरजेंसी बता चुके हैं तो अलर्ट हो जाओगे। प्यूपिलरी डायलेशन होगा, पाइलोइरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर्स होंगे, स्वेटिंग होगी। बोथ हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट रेट बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। कैटेचोलामीन ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। यहाँ से अब दूसरा फंक्शन जरा देखो, और क्या क्या फंक्शन है इनका। कह रहे कि जो कैटेचोलामीन है स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। याद रखो, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में। ग्लाइकोजिनोलिसिस बोलेंगे, ग्लाइकोजन का लिसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, जिससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। ये प्रोटियोलिसिस भी कराता है, लाइपोलिसिस भी कराता है, लेकिन ये सेलुलर अपटेक को रोक देता है। एमिनो एसिड यूटिलाइज नहीं होने देगा, ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं होने देगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और देखो जरा, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, क्योंकि ये ग्लाइकोजिनोलिसिस करा रहा है, ब्रेकडाउन करा रहा है, लेकिन ग्लूकोज का अपटेक नहीं होने दे रहा है, जिससे ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और जरा देखो, इन एडिशन और क्या काम करता है, दे ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस भी कराएगा, लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस इनर, अगर इनसाइड से आओगे तो रेटिकुलरिस इनर लेयर, जोना फेसिकुलेटा मिडिल लेयर, अभी ये बताया था आपको, जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर, अभी बताया था। गो फॉर रेस्ट एंड मेक गुड स्वीट। एड्रिनल कॉर्टेक्स सेक्रेट मेनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स, अभी आपको बताया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। द कॉर्टिकॉइड विच आर इन्वॉल्व कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो बोलो ग्लूको से याद करोगे कार्बोहाइड्रेट के लिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। हमारी बॉडी में जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो कौन है, कॉर्टिसोल, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल याद रखना, इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिकॉइड विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स, तो बोलो मिनरल्स को रेगुलेट करने वाला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और हमारी बॉडी में जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है कौन है, एल्डोस्टेरॉन, कौन है बोलो, एल्डोस्टेरॉन, द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी। आओ जरा आगे देखते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या क्या काम कर रहा है, जरा देखो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कर, और भी ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। लाइपोलिसिस कराएगा, प्रोटियोलिसिस कराएगा,
प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराएगा, अमीनो एसिड बनेगा, लेकिन सेलुलर अपटेक को रोक देगा, सेल को खर्च नहीं होने देगा। इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, भैया जब प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोज खर्च नहीं होने देगा, एमिनो एसिड खर्च नहीं होने देगा, चेंज हो जाएंगे किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोनियोजेनेसिस। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल कौन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इज ऑल्सो इन्वॉल्व मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन, ये भी काम कराएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल, अरे एक ही तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स को भी कम करेगा। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन भी कराएगा, अभी टीसीटी भी पढ़ा था, आरबीसी प्रोडक्शन कराता है। एल्डोस्टेरॉन एक्ट्स मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल, अभी बताया था रीनल ट्यूब्यूल पर काम करता है, नेफ्रॉन पर काम करता है। स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर एंड एक्सक्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। एल्डोस्टेरॉन तो आपने पढ़ा है डीसीटी पर काम करता है। एल्डोस्टेरॉन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। स्मॉल अमाउंट ऑफ, अगला गोनाडोकॉर्टिकॉइड की बात यहाँ से कर रहे हैं, गोनाडोकॉर्टिकॉइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आर ऑल्सो secreted by the adrenal cortex which play a role in the growth of axial hair, pubic hair and facial hair during puberty। ये कंप्लीट हुआ आपका एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड बोलो, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला, दोनों से निकलने वाले हार्मोन क्या काम करेंगे बोलो, क्लियर आया हुआ। चलो आगे हम लोग बात करते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है सी शेप्ड ड्यूडेनम के लिम्ब में। कहाँ पर बोलो, ये सी शेप का ड्यूडेनम है, इसके लिम्ब में प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग तो वहाँ पर होता, फिलहाल तो है नहीं सिलेबस। ये सी शेप ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के लिम्ब में पाया जाता है कौन, पैनक्रियाज। अगर हम लोग इसकी बात करें पैनक्रियाज की, देखो जरा, अगर हम लोग इनकी बात करें पैनक्रियाज की, कहां पर पाया जाएगा बोलो, सी शेप ड्यूडेनम के लिम्ब में। ये पैनक्रियाज यहां पर पाया जाएगा। पैनक्रियाज की बात करें, यहां पर दो पार्ट पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। कोई भी ग्लैंड या तो कंप्लीटली एक्सोक्राइन है या तो कंप्लीटली इंडोक्राइन है, लेकिन पैनक्रियाज जो है ये दोनों है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, इसलिए इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, इसी को कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं पैनक्रियाज को। इसके दो पार्ट है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। 98 to 99% पार्ट एक्सोक्राइन होता है, 1 to 2% पार्ट इंडोक्राइन होता है। और इसके इंडोक्राइन पार्ट में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, 1 to 2 मिलियंस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं। हेंस इट रिप्रेजेंट 1 to 2% पार्ट ऑफ द इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, इसलिए 1 to 2% ये रिप्रेजेंट करता है। जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, यहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं, सेल कई होती हैं, आपके एनसीईआरटी ने 2 कवर किया है, आपको 2 पढ़ना है, अल्फा एंड बीटा सेल। अल्फा सेल जिससे निकलेगा ग्लूकागॉन, बीटा सेल जिससे निकलेगा इंसुलिन। और जो ये हम इंडोक्राइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर हम लोग हार्मोन की बात कर रहे हैं। इंडोक्राइन पार्ट पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन पार्ट से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। वो पैनक्रियाटिक जूस आपको पढ़ने नहीं है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लिएजेज, वो सब पैनक्रियाटिक जूस हैं। वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते थे, अभी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडोक्राइन पार्ट। तो फिर से ध्यान से सुनिए, पैनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है, कंपाउंड ग्लैंड है, इसी को हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। प्रेजेंट होती है लिम्ब ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनम, सी शेप्ड ड्यूडेनम के लिम्ब में प्रेजेंट होती है। एक्सोक्राइन पार्ट 98 to 99% और इंडोक्राइन पार्ट 1 to 2%। इंडोक्राइन पार्ट कंटेन 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसलिए रिप्रेजेंट करता है 1 to 2% पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज। और इंडोक्राइन पार्ट में कुछ सेल पाई जाती हैं, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, और आपको सेल पढ़ने की जरूरत नहीं, डेल्टा सेल, एसएस सेल, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 ही याद रखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग।
अल्फा सेल रिलीज करता है हार्मोन ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन। और ये जरा इनका हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का काम क्या है। पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है लिम्ब ऑफ सी शेप ड्यूडेनम, मिक्स ग्लैंड होती है, कंपोजिट ग्लैंड होती है, हेटोक्राइन ग्लैंड होती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन। अगर हम पैनक्रियाज की बात करें, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज 98 to 99% पार्ट होता है। यहाँ पर एक सेल होती है एसिनर सेल जो कि हार्मोन एंजाइम रिलीज करती है, वो हम लोगों को कवर करना नहीं है। यहाँ पर हम इंडोक्राइन की बात करेंगे। इंडोक्राइन पार्ट 1 to 2% होती है, यहाँ पर 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं। हमने कहा दो सेल की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल से निकलेगा ग्लूकागॉन हार्मोन और बीटा सेल से निकलेगा इंसुलिन हार्मोन। और जरा बात करते हैं इनकी, हम लोग ये क्या काम करते हैं। हम लोग अगर बात करें इनकी, अल्फा सेल ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन जो है ये काम करता है हिपेटोसाइट पर। हिपेटोसाइट सेल्स ऑफ लीवर, लीवर की सेल पर काम करता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस कराता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराता है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराएगा, ग्लूकोज बनेगा और ब्लड में ग्लूकोज आएगा, लेकिन ये सेलुलर अपटेक को रोकेगा, खर्च नहीं होने देगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, कंडीशन का नाम हाइपरग्लाइसीमिया होता है। और ये हार्मोन जो बढ़ाने वाला है ये ग्लूकागॉन है, इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। इंसुलिन इसी का अपोजिट काम करता है। इंसुलिन एडिपोसाइट पर काम करता है, एडिपोस टिश्यू पर काम करता है और हिपेटोसाइट दोनों जगह पर काम करता है। तो जो ग्लूकोज का लेवल इंसुलिन ग्लूकागॉन बढ़ा रहा है, इंसुलिन सेलुलर अपटेक कराएगा, सेल को बोलेगा तुम ग्लूकोज को खर्च करो, तो ग्लूकोज का लेवल कम होगा। दूसरी बात, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा। ग्लूकागॉन ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, और ये ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा इंसुलिन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। तो देखो, एक तो सेल को कहा ग्लूकोज खर्च करो इंसुलिन ने, तो सेल ग्लूकोज यूटिलाइज करेगी, ग्लूकोज का लेवल कम होगा। दूसरी बात, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, फिर ग्लूकोज कम होगा, इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा। इस हार्मोन को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहना है तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का लेवल, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर इंसुलिन का लेवल कम हो जाए या प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, लंबे समय तक ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहे, तो ग्लूकोज यूरिन में पास होने लग जाता है, कीटोन बॉडीज आने लग जाती हैं। और याद करो, दोनों पढ़ के आए हो कि एक्सक्रेशन में ग्लाइकोस्यूरिया और कीटोन्यूरिया बोथ आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस होता है। आओ जरा देखते हैं, यहां पर हम बात करते हैं ग्लूकागॉन की बात करें, एक्ट करेगा हिपेटोसाइट पर, सेल्स ऑफ लीवर पर। ग्लूकागॉन कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराएगा, तभी तो बोला ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक। सेलुलर अपटेक को कम करेगा, यूटिलाइज नहीं होने देगा। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, लंबे समय तक हाइपरग्लाइसीमिया रहा तो डायबिटीज हो जाएगा। कौन सा डायबिटीज? डायबिटीज मेलिटस। ग्लूकोज पास होने लगेगा यूरिन में, कीटोन बॉडीज आने लग जाएंगी, जिसे आप ग्लाइकोसीरिया और कीटोन्यूरिया बोलते हैं, जो कि इंडिकेटिव है डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन जो है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा हिपेटोसाइट में। ये कह रहा है ऊपर से सेलुलर अपटेक को बढ़ाएगा, सेल को कहेगा खर्च करो, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल कम होगा, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगी और इस हार्मोन को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलेंगे। तो बोलो ग्लूकागॉन को क्या बोलोगे? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इसे क्या बोलोगे ग्लूकागॉन को? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। और इसे क्या बोलोगे इंसुलिन को? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगी, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलोगे। क्लियर? आओ जरा पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं जरा। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में देखो जरा, पैनक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड होती है विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ, इंडोक्राइन में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस।
There are 1 to 2 million islets of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of pancreatic tissue. बता दिया था अभी आपको. Two main type of cell in the islets of Langerhans are called alpha cell and beta cell. और अल्फा सेल क्या रिलीज करेगा? अल्फा सेल सेक्रेट ग्लूकागॉन, जबकि बीटा सेल क्या सेक्रेट करेगा? इंसुलिन. आओ जरा काम पढ़ते हैं ग्लूकागॉन और इंसुलिन का. बता तो दिया. ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन. अभी हम लोग हार्मोन का नेचर पढ़ेंगे, नेचर ऑफ केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन. पेप्टाइड प्रोटीन नेचर का हार्मोन है. पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नेचर अभी पढ़ेंगे. पेप्टाइड हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल. नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा, लेकिन जब इंसुलिन और ग्लूकागॉन का बैलेंस बना रहेगा तब. ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन हिपैटोसाइट, लीवर की सेल पर काम करेगा. एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलिसिस. अभी बोला था ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, लिसिस होगी, क्या बनेगा? ग्लूकोज. जिसे क्या बोला? ग्लाइकोजिनोलिसिस. ग्लाइकोजन का लिसिस होगा, ग्लूकोज बनेगा. रिजल्टिंग एन इंक्रीज ब्लड शुगर. ब्लड शुगर बढ़ा जिसे हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे. इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स. ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कराएगा, जिसकी वजह से भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, विच को ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया. ये भी हाइपरग्लाइसीमिया ही कराएगा. ग्लूकागॉन रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक. सेल को यूटिलाइज नहीं होने देगा, सेल को खर्च नहीं करने देगा कि तुम ग्लूकोज यूज करो, नहीं, रोक देगा, जिससे ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा. 10 ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोला. इंसुलिन जो है ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन नेचर का हार्मोन है. पेप्टाइड हार्मोन विच प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेटिंग ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस. ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है. इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हिपैटोसाइट एंड एडिपोसाइट सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू. स्किन के नीचे पाई जाती है एडिपोज टिश्यू, जहाँ फैट स्टोर है. एंड इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज. इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज मतलब सेल को कहेगा ग्लूकोज खर्च करो, तो ग्लूकोज का लेवल डाउन जाएगा ब्लड में. आगे देखिए, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन एज अ रिजल्ट. तो क्या होगा इसके बाद? देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपैटोसाइट एंड एडिपोसाइट. हिपैटोसाइट में जाएगा, लीवर की सेल में एडिपोसाइट, एडिपोज टिश्यू में, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज. ब्लड ग्लूकोज लेवल हाइपोग्लाइसीमिया. ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है तो हाइपरग्लाइसीमिया, कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया किसकी वजह से? ग्लूकागॉन. और हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन. इसलिए इंसुलिन को ये स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन. ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है. ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, जिससे ग्लूकोज का लेवल घटेगा. ग्लाइकोजेनेसिस. जेनेसिस मतलब सिंथेसिस. ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कराएगा इंसुलिन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन. और ग्लूकागॉन ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन का लिसिस मतलब ब्रेकडाउन कराएगा इन द टारगेट सेल. The glucose homeostasis in blood is thus maintained jointly by the two insulin and glucagon. तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल दोनों के बैलेंस से होगा. आपको पहले बता चुके, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के बैलेंस से होगा. प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया. अगर लंबे समय तक हाइपरग्लाइसीमिया रहा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा, लीड टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस. डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा, विच इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, जिसे ग्लाइकोस्यूरिया बोलते हैं. एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडीज, जिसे कीटोन्यूरिया बोलते हैं. डायबिटीज पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी. इंसुलिन थेरेपी देकर इनको सही किया जा सकता है. ये था पैनक्रियाज. और जरा आगे हम लोग बात करते हैं गोनैड्स की. गोनैड्स में टेस्टिस एंड ओवरी की बात करेंगे. गोनैड्स में टेस्टिस एंड ओवरी की बात करेंगे. पहले हम लोग बात करते हैं टेस्टिस. टेस्टिस का ड्यूअल फंक्शन है. ड्यूअल फंक्शन क्या है? टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड. हार्मोन भी सेक्रेशन करा रहा है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम कर रहा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है मेल का. टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होता है, जिसे स्क्रोटम बोलते हैं. और ये जरूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए.
ये बात हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर पर होता है, इसलिए बॉडी से दूर एक पाउच में प्रेजेंट है टेस्टिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी होता है। चलो अगर हम लोग टेस्टिस की बात करें, इसका ड्यूअल फंक्शन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का और एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। अगर हम लोग बात करें, ये देखो टेस्टिस, ये स्क्रोटम है, ये कौन है बोलो, स्क्रोटम है, स्क्रोटम में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये टेस्टिस प्रेजेंट है। अगर हम लोग टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस में कुछ सेल पाई जाती हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल, कौन सी सेल, सेमिनिफेरस टिब्यूल। इस तरह से जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां पर आपको बताएंगे कि ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट्स, दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल, एंड ईच लोब्यूल कंटेन 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो ये बात रिप्रोडक्शन की है। अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा जानिए। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल की बात करें, अगर सेमिनिफेरस टिब्यूल को टीएस की बात करें, यहाँ पर 2 टाइप की सेल होती हैं, सर्टोली सेल और जर्म सेल। ये सब तो रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। जहाँ पर ये प्रेजेंट इनके बीच का ये जो स्पेस है, इसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और वहीं पर एक सेल जिसे इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल बोलते हैं, और लेडिंग सेल जो है वो रिलीज करता है एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरॉन। एट द प्यूबर्टी, मेल में जब प्यूबर्टी आती है, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, एसेसरी डक्ट का फॉर्मेशन होता है, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वासाइफ्रेंशिया, इन सब का डेवलपमेंट कराता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट, जैसे मॉस्टेक एंड बियर्ड का आना, लो पिच ऑफ वॉइस का होना, आवाज का भारी होना, एग्रेसिवनेस होना, जितने भी मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, जब बच्चा डिफरेंशिएट होने लग जाता है कि ये मेल के कैरेक्टर उसके अंदर ज़्यादा डेवलप होने लग जाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो सब एंड्रोजन की वजह से हो रहा है। और मेनली कौन है उसमें, टेस्टोस्टेरॉन। तो 2 काम याद रखना, मेल में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, एसेसरी डक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब किसकी वजह से हो रहा है, इन्हीं टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन एंड्रोजन की वजह से। और टेस्टिस में कहाँ से निकलेगा वो बात आपको समझ में आ गई। इससे ज़्यादा की कहानी यहाँ हम लोग नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा की कहानी रिप्रोडक्शन में। चलो जरा दूसरे हार्मोन की टेस्टिस अगर पढ़ लो, यहाँ पर देखो जरा, अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन, बता दिया, ऑफ द मेल इंडिविजुअल। टेस्टिस परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन, बता दिया, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड है। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू, अभी आपको बताया था। लेडिंग सेल और इसी का नाम इंटरस्टिशियल सेल, अभी हमने आपको बताया था, विच आर प्रेजेंट इन द ट्यूबुलर स्पेस, प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले जब पिट्यूटरी का हार्मोन बताते हैं, एंड्रोजन जो है वो एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है, तब फिर इसको हमने बताया था। और मेनली इसमें कौन, टेस्टोस्टेरॉन। एंड्रोजन रेगुलेट डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। हम लोग रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वास डिफरेंस, ये सब एसेसरी डक्ट में आते हैं। सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब एसेसरी डक्ट में ग्लैंड में आते हैं, तो हम लोग रिप्रोडक्शन में डिटेल में बात करेंगे। यूरिथ्रा, दीज हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, भैया मेल में मस्कुलर ग्रोथ ज़्यादा होगा वो इसी की वजह से। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर, इसी की वजह से। एग्रेसिवनेस, मेल में ज़्यादा एग्रेसिवनेस होती है, ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं फीमेल से, वो एग्रेसिवनेस इनमें के अंदर मेल हार्मोन एंड्रोजन की वजह से हो रहा है। लो पिच ऑफ वॉइस, मतलब आवाज़ का भारी होना, वो इसी की वजह से है। एंड्रोजन प्ले अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन भी कराता है। एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, वो इसी की वजह से होती है। अभी आपको बताया था पिट्यूटरी हार्मोन। एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, मेल सेक्सुअल बिहेवियर जिसे लिबिडो बोलते हैं। दीज हार्मोन प्रोड्यूस एनाबोलिक, सिंथेटिक, एनाबोलिक मतलब फॉर्मेशन होना, मेटाबॉलिज्म पढ़ते हो, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, तो सिंथेटिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इनका फॉर्मेशन भी कराता है। तो याद रखना, जितने भी प्यूबर्टी आने पर मेल में जितने भी चेंजेज आते हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल यही एंड्रोजन होता है।
चलो हम बात करते हैं दूसरा गोनेड्स में ओवरी। ओवरी भी याद रखना, इसका भी ड्यूअल फंक्शन है। एक तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल है, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी हार्मोन का सेक्रेशन कराता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन में बात करोगे, ये फैलोपियन ट्यूब एब्डोमिनल कैविटी में फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और ये है ओवरी। ओवरी में ओवरी के दो पार्ट एक्चुअली होते हैं, इसमें भी कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ओवरी में आपको जब पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन, अभी खाली इतना जान लो, ओवरी में फॉर्मेशन होता है जो फॉलिकल का, किसकी वजह से? एफएसएच की वजह से। एफएसएच कहाँ से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो प्यूबर्टी आने पर एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा एफएसएच, ओवरी में फॉलिकल का फॉर्मेशन कराएगा, और उस फॉलिकल से ओवुलेशन कौन कराएगा? एलएच। अभी बताया था आपको, एलएच जब फॉलिकल का से ओव्यूलेशन करा देगा तो फॉलिकल का जो रेमिनेंट पार्ट, रप्चर्ड पार्ट जो होता है, उसी को कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो जो फॉलिकल है ये एस्ट्रोजन का सेक्रेशन कराता है, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन कराता है। तो ओवरी जो है वो रिलीज करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकल से रिलीज होता है, और प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। अब सुनो, फीमेल में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, वो सब एक्सियल हेयर का फॉर्मेशन, प्यूबिक हेयर का फॉर्मेशन, लो पिच ऑफ वॉइस का होना, ये सब जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट फीमेल में होगा वो एस्ट्रोजन की वजह से होगा। एस्ट्रोजन की वजह से। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, मिल्क का फॉर्मेशन कराता है, जिसको एनसीईआरटी सेक्रेशन लिखती है, मिल्क का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, याद रखना। आओ जरा इन्हीं की बात करते हैं हम लोग, ओवरी की। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर बहुत लिमिटेड आपको पढ़ना है, खाली हार्मोन, बाकी कहानी आप रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन एब्डोमेन। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन एडिशन ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस टू ग्रुप ऑफ, ये सब कहानी जो है ये हम लोग रिप्रोडक्शन में कवर करेंगे। ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, मतलब लिपिड नेचर का हार्मोन। अभी हम केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन पढ़ने वाले हैं। स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं ये, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, कौन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, स्ट्रोमल टिश्यू। द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। अभी हमने आपको बताया था कि एस्ट्रोजन कहाँ से निकलेगा? फॉलिकल से निकलेगा, और प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से निकलेगा। After ovulation, the ruptured follicle converted into structure called corpus luteum, और corpus luteum क्या निकालेगा? प्रोजेस्टेरॉन। तो हमने आपको अभी बताया था कि ओवरी में भी एस्ट्रोजन फॉलिकल से रिलीज होगा, और प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से। जब आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहाँ पर बहुत डिटेल में इस बात को पढ़ोगे, यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा फीमेल में, वो सब एस्ट्रोजन की वजह से होगा। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जैसे हाई पिच ऑफ वॉइस, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन। एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। तो एक बार याद कर लो, जितने भी चेंज आ रहे हैं फीमेल में एस्ट्रोजन की वजह से, मेल में एंड्रोजन की वजह से, कहानी खत्म। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट प्रेगनेंसी, कैसे प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है ये बताएंगे आपको रिप्रोडक्शन में, कि जो प्रोजेस्टेरॉन है इंडोमेट्रियम को थिक बनाता है, और जब इंडोमेट्रियम थिक होती है वहीं पर इम्प्लांटेशन होता है, तो वो बात रिप्रोडक्शन में। चलो फिलहाल याद रखो, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोली, और उसके अंदर विच स्टोर मिल्क, एल्वियोली मिल्क का स्टोरेज होता है। एंड मिल्क सेक्रेशन मतलब यहाँ पर तुम्हें मस्त समझ लेना, निकलना, मिल्क का फॉर्मेशन कराता है, सिंथेसिस कराता है। सेक्रेशन मतलब मिल्क से मेमोरी ग्लैंड से सक आउट जब करता है बेबी, उस समय काम करता है ऑक्सीटोसिन। तो अगर मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन, ये जो सेक्रेशन है उसमें फॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन कराता है। क्लियर? ये हो गया गोनेड्स, जिसमें टेस्टिस एंड ओवरी की बात कर रहे थे। बाकी आपने, ये तो आपके इंडोक्राइन ग्लैंड हो गए। आपने पढ़ा था कि कुछ नॉन इंडोक्राइन ग्लैंड, नॉन इंडोक्राइन टिश्यू,
वो भी हार्मोन का सिक्रेशन कराते हैं। आइए जरा हम लोग देखते हैं कौन कौन से हार्मोन है। किडनी आपने पढ़ा था, किडनी में जेजी सेल्स, जेजी सेल से आपने एक हार्मोन पढ़ा था क्या, रेनिन। याद रखना एक और हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन जो कि किडनी से निकल रहा है जेजी सेल से, जो कि नॉन इंडोक्राइन ग्लैंड है, एरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करता है, नाम ही एरिथ्रोपोएटिन, तो ऐसे याद कर लो एरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करता है। दूसरा अगर हम लोग हार्ट की बात करें, हार्ट से निकलता है एएनएफ, जरा याद करो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को रोकने का काम कौन करता है, एएनएफ। ब्लड वेसल्स को डायलेट कराता है, ब्लड वेसल्स का डायलेटर है। अगर आपने रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख लेना वन शॉट, वहाँ पर आपने एडीएच का भी काम पढ़ा है, वहाँ पर आपने जो एडनल वहाँ से निकलती है एडनल कॉर्टेक्स से, आपने सॉरी एडनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच, और आपने वहीं पर एएनएफ का भी काम पढ़ा है। तो याद रखना एएनएफ हार्ट के एट्रियम से निकलता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कराता है, जिसे ब्लड वेसल्स डायलेटर भी बोलते हैं। ये वैसो डायलेटर है, वैसो डायलेटर ब्लड वेसल्स को डायलेट कराता है जिससे बीपी कम होती है। आपने और भी पढ़ा था जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कुछ हार्मोन निकलते हैं जैसे गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन जिसे सीसीके बोलते हैं, जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। आओ जरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ये हार्मोन है। नाउ यू नो हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। अभी तक आप एंडोक्राइन ग्लैंड और उनके हार्मोन की बात कर रहे थे। However, as mentioned earlier, पहले बताया जा चुका, आपको बताए हैं, हार्मोन ऑल्सो secreted by some tissue which are non endocrine gland। कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन इंडोक्राइन ग्लैंड है, वहाँ से भी हार्मोन निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सेक्रेट एएनएफ, एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर, और ये पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन नेचर का हार्मोन, याद रखना पेप्टाइड हार्मोन है एएनएफ, विच डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर, क्योंकि वैसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कराता है, बीपी कम होती है। When blood pressure increases, ANF secreted which cause dilation of blood vessels. This reduce the blood pressure. Blood pressure को कम कराता है। और कहाँ से निकलेगा, एट्रियम की वॉल से निकलेगा, इस पर भी क्वेश्चन आता है। दूसरा आपने पढ़ा था जेजी सेल से निकलने वाला, जेजी जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन। कहाँ से बोलो, जेजी सेल्स ऑफ किडनी एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करेगा, एरिथ्रोपोएटिन, जो कि स्टिमुलेट कराएगा किसको, एरिथ्रोपोइसिस को, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ये आपने पढ़ा, अभी हमने बताया था। चलो जरा जीआईटी, इंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ जीआईटी सेक्रेट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन। याद रखना ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, सीसीके पूरा नाम कोलिसिस्टोकाइनिन, एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी। ये 4 हार्मोन निकल रहे हैं और चारों पेप्टाइड हार्मोन है। गैस्ट्रिन याद रखना, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक सेल पर, मतलब स्टमक की सेल्स पर काम करेगा, HCl का सिक्रेशन कराएगा, पेप्सिनोजन का सिक्रेशन कराएगा। गैस्ट्रिन एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक प्रोएंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है, इसको HCl एक्टिवेट करा के पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो ये दोनों HCl और पेप्सिनोजन कहाँ से निकलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में सेल्स वहाँ से निकलते हैं। सेक्रेटिन एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, सेक्रेटिन एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पर काम करेगा एंड स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। सेक्रेटिन एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पर काम करेगा, बाइकार्बोनेट और का सेक्रेशन कराएगा, वाटर का सेक्रेशन। सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन ये पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पर काम करेगा। आओ जरा देखते हैं, सीसीके एक्ट ऑन बोथ पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलवाएगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम निकालेगा, और गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करा के बाइल जूस निकालेगा। स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जू एंजाइम्स, बाइल जूस रिस्पेक्टिवली। पैनक्रियाटिक एंजाइम को पैनक्रियाज से रिलीज कराएगा, बाइल जूस को गॉल ब्लैडर से रिलीज कराएगा। दोनों पर काम करता है कौन, सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन। अगला है
गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, नाम ही बता रहा है। गैस्ट्रिक मतलब किसके लिए टर्म बोल रहा है, स्टमक के लिए। इनहिबिटरी मतलब इनहिबिट करेगा, पेप्टाइड, पेप्टाइड हार्मोन है GIP। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इनहिबिट गैस्ट्रिक सेक्रेशन एंड मोटेलिटी, गैस्ट्रिक सेक्रेशन को कम कर देगा। सेवरल अदर नॉन इंडोक्राइन टिश्यू जो हैं, कुछ और भी नॉन इंडोक्राइन टिश्यू हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं, उन सबको ग्रोथ फैक्टर नाम दे दिया जाता है। दिस फैक्टर इसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड रिपेयरिंग हार्मोन है, ग्रोथ कराने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ये था हार्मोन्स, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड नॉन इंडोक्राइन ग्लैंड। अगली हेडिंग इसके बाद आती है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि हार्मोन काम कैसे करते हैं। तो हार्मोन कहाँ काम करते हैं, आपने पढ़ा था टारगेट ऑर्गन पर, टारगेट सेल पर, टारगेट टिश्यू पर काम करता है। जहाँ पर काम करते हैं वो उसका टारगेट होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना ये पड़ेगा नेचर ऑफ हार्मोन एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इसमें सबसे पहले जरूरी है हमें किसकी बात करें, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। याद रखिएगा, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन की बात करें तो यहाँ पर पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पैनक्रियाटिक हार्मोन बोल दीजिए, पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन निकलते हैं सब पेप्टाइड हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन निकल रहे हैं सब कैसे हैं, पेप्टाइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन, लिपिड नेचर का हार्मोन, कौन सा, लिपिड नेचर का हार्मोन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्राडियोल मतलब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन है। आयोडोथायरोनिन, थायराइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन है। एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, इपिनेफ्रिन। तो आपको ये याद होना चाहिए कौन केमिकल नेचर का हार्मोन, कौन से हार्मोन का कौन सा केमिकल नेचर है, कौन से केमिकल का बना है। तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन और एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स। और जरा बात करते हैं अब इनके हार्मोन एक्शन की, हार्मोन काम कैसे करते हैं। तो ध्यान से सुनो, हार्मोन जहां पर काम करते हैं वो कहलाता है टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन कहलाता है। कौन सा कहलाता है, टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन, टारगेट टिश्यू जहां पर काम करेगा। तो याद रखो, अगर किसी सेल के अंदर किसी सेल को कंट्रोल करने वाला, किसी सेल को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में है जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस में है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियस हम बोले। न्यूक्लियस किसी सेल को कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस। तो अगर कोई हार्मोन को, किसी हार्मोन को किसी सेल के अंदर चेंज लाना है, ग्रोथ कराना है, ग्रोथ रोकना है, जो भी काम करना है, उस सेल को कहाँ काम करना पड़ेगा, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जेनेटिक मटेरियल पर। क्योंकि जब उसमें चेंज आएगा वही चेंज लाएगा पूरी सेल के अंदर, उस पर काम करना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो हार्मोन आएगा सेल तक, उस हार्मोन को सेल के न्यूक्लियस में जाना पड़ेगा। और जरा देखते हैं हार्मोन सेल के न्यूक्लियस में कैसे पहुंचता है। मान लो कोई हार्मोन है, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है या स्टेरॉइड हार्मोन है, तो ध्यान से सुनो, ये सेल की मेम्ब्रेन है। और आपको पता है सेल की मेम्ब्रेन, ये मान लो ओवरी की सेल की मेम्ब्रेन है, अभी इसको तुम भूल जाओ, कॉन्सेप्ट समझो। कोई सेल की मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन पर आपको पता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेल मेम्ब्रेन में लिपिड पाई जाती है, लिपिड बाई लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कोई हार्मोन है ये FSH, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है, लिपिड नेचर का हार्मोन नहीं है। ये हार्मोन आया, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में काम करेगा। कोई इन्फॉर्मेशन लेके आया होगा, कुछ काम कराना होगा, वो अपना काम कराना चाह रहा है। लेकिन जब ये आएगा सेल मेम्ब्रेन पर, न्यूक्लियस तो सेल के अंदर है, जब इस सेल मेम्ब्रेन पर आएगा, यहाँ पर लिपिड है सेल मेम्ब्रेन में और ये नॉन लिपिड, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है, तुरंत यहीं पर रोक लेगा, मेम्ब्रेन यहीं पर रोक लेगी। कहाँ जा रहे हो अंदर, अगर हमको जाना है अंदर काम कराने न्यूक्लियस के पास, कहता हम तुमको नहीं पहचानते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिपिड है और ये नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है, नॉन लिपिड हार्मोन है, ये इसको जाने ही नहीं देगा अंदर। मतलब अगर नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है वो सेल के अंदर नहीं इंटर कर सकता। लेकिन ये हार्मोन कहेगा हमको अपनी बात पहुंचानी है कहाँ, न्यूक्लियस के पास। तो मेम्ब्रेन, तो बोलो ऐसे हार्मोन यहीं मेम्ब्रेन पर बाइंड हो जाएंगे, इनको न्यूक्लियस में नहीं जाने दिया जाएगा।
इनका जो रिसेप्टर होगा हार्मोन का, क्योंकि हर सेल में हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं और एक रिसेप्टर एक हार्मोन को रिसीव करता है, इसलिए रिसेप्टर जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, रिसेप्टर जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। तो ये रिसेप्टर इस हार्मोन को यहीं पर रोक लेगा। तो बोलो इस हार्मोन का जो नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है, लिपिड नेचर का हार्मोन नहीं है, इसका रिसेप्टर कहाँ पर है? मेम्ब्रेन में। इसे बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो नॉन स्टेरॉइड हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर होगा वो कहाँ होगा? मेम्ब्रेन पर, जिसे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलेंगे। और ये अब जो रिसीव करने वाला है वो कहेगा हम तुम्हारी बात आगे पहुंचा देंगे। तो जो ये अपनी बात लेके आया था ये एक्चुअली मैसेंजर है, मैसेंजर है। ये मैसेज लेके आया है कि हमें कुछ काम कराना है, लेकिन इसको अंदर न्यूक्लियस में नहीं जाने दिया गया। यहाँ पर जो रिसेप्टर है उसने कहा लाओ तुम्हारी बात हम न्यूक्लियस तक पहुँचाएंगे। तो अब ये जो रिसेप्टर है ये प्रोड्यूस करेगा सेकेंड मैसेंजर। क्यों सेकेंड मैसेंजर? क्योंकि इसको जाने ही नहीं दे रहा है न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर सेकेंड मैसेंजर रिस्पॉन्स क्या होगा? रिस्पॉन्स ये होगा कि जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर। तो यहाँ पर सेकेंड मैसेंजर जनरेट होंगे। सेकेंड मैसेंजर होता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कैल्शियम आयन, या IP3 भी होता है। IP3 जिसका पूरा नाम होता है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। अभी हम लोग जब टेक्स्ट पढ़ेंगे वहां पर आएगा। चलो जरा, अब जब साइक्लिक AMP सेकेंड मैसेंजर बन गया, ये जाएगा न्यूक्लियस में, बात पहुंचाएगा कि ये कुछ कहने आया है। तो बायोकेमिकल चेंज होगा, बायोकेमिकल चेंज होगा तो वहां पर फिजियोलॉजिकल चेंज होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। तो बताओ, जब हार्मोन जो नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है इसके लिए रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा? मेम्ब्रेन पर, जिसे बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और यहाँ पर सेकेंड मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी, सेकेंड मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी। तो जब हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड होता है वहाँ पर फॉर्मेशन होता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पर बनेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर सेकेंड मैसेंजर जनरेट होंगे, सेकेंड मैसेंजर इनकी बात को ले जाएंगे न्यूक्लियस तक, वहाँ पर बायोकेमिकल चेंज होगा, फिर फिजियोलॉजिकल चेंज होगा। जो काम कराने आया होगा अपना काम कराएगा। तो बोलो सेकेंड मैसेंजर की जरूरत कहाँ पड़ी? ऐसे हार्मोन जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, जो मेम्ब्रेन पर बाउंड हो जाएंगे, उनके लिए सेकेंड मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। सेकेंड मैसेंजर जैसे कैल्शियम भी होता है, AMP भी होता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, IP3 भी होता है, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। जैसे मान लो ये FSH था, फॉर एग्जाम्पल FSH एक नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ओवरी की सेल पर आता है क्योंकि ये ओवरी में काम करता है, ओवरी में फॉलिकल का फॉर्मेशन कराता है FSH। तो ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पर आएगा, यहीं पर बाइंड करेगा, फिर सेकेंड मैसेंजर जनरेट होंगे, आगे जाएंगे ओवेरियन ग्रोथ कराएंगे, ओवरी में फॉलिकल का फॉर्मेशन कराएंगे। चलो जरा, दूसरा एक हार्मोन होगा, दूसरा हार्मोन होगा, दूसरा हार्मोन होगा जिसे बोलेंगे स्टेरॉइड हार्मोन। आओ जरा, जैसे यहाँ पर देखो ये एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन है, ये एक स्टेरॉइड हार्मोन। ये यूट्रस की सेल पर मेम्ब्रेन पर काम करता है। अभी तुम यूट्रस भूल जाओ, सेल मेम्ब्रेन याद रखो, सेल मेम्ब्रेन पर काम कर रहा है। चूंकि ये स्टेरॉइड हार्मोन है और यहाँ पर भी लिपिड है मेम्ब्रेन में, तो ये इसको डायरेक्ट क्रॉस कर देगी। चले जाओ, हम तुम्हें पहचानते हैं, तुम हमारे ही नेचर के हो। लिपिड लिपिड, दोस्त दोस्त, यहाँ पर भी लिपिड, यहाँ पर भी लिपिड। आगे सीधा जाएगा, ये कहाँ पर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर इसका रिसेप्टर होगा, वहां पर बाइंड करेगा। तो बोलो स्टेरॉइड हार्मोन के लिए और इनके साथ साथ आयोडोथायरोनिन के लिए भी याद रखना, स्टेरॉइड और आयोडोथायरोनिन के लिए जो रिसेप्टर होता है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है, मतलब सेल के अंदर, और वो भी जनरली कहाँ? न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर। तो बोलो नॉन स्टेरॉइड हार्मोन के लिए रिसेप्टर मेम्ब्रेन पर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, और स्टेरॉइड और आयोडोथायरोनिन के लिए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, सेल के अंदर रिसेप्टर होगा। ये हार्मोन डायरेक्ट आएगा सेल के अंदर, कहाँ? न्यूक्लियस में, डायरेक्ट अपना इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर सेकंड मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपनी बात डायरेक्ट लेके आ रहा है। न्यूक्लियस में आएगा, यहाँ पर जीनोम है, mRNA है, mRNA से प्रोटीन बनता है, जेनेटिक्स में पढ़ोगे, ये सब काम कराएगा। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, टिश्यू का ग्रोथ होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। तो याद रखना, आपको याद क्या रखना है कि हार्मोन
जब आते हैं सेल पर काम करते हैं तो हार्मोन जो है वो काम करेंगे न्यूक्लियस में, वहीं पर चेंज लाएंगे तब सेल में चेंज होगा। तो हार्मोन को रिसीव करने के लिए सेल के अंदर रिसेप्टर होता है, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन जो नॉन स्टेरॉयड हैं, सेल मेम्ब्रेन उनको अंदर नहीं जाने देती है, उनका जो रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलते हैं। तो वहाँ पर फॉर्मेशन होता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का, और फिर वहाँ पर सेकंड मैसेंजर जनरेट होता है, क्योंकि हार्मोन डायरेक्ट न्यूक्लियस में नहीं जा पा रहा है, अपनी बात ट्रांसफ़र करता है सेकंड मैसेंजर को, और वो लेके जाता है अब सेल के अंदर न्यूक्लियस में के बायोकेमिकल चेंज आते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, चेंज आते हैं। यहाँ सेकंड मैसेंजर चाहिए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पर, लेकिन जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो स्टेरॉयड हार्मोन या आयोडोथायरोनिन वाला है वो डायरेक्ट सेल को क्रॉस करता हुआ न्यूक्लियस में जाएगा, वहाँ पर बाइंड करेगा। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर सेल के अंदर रिसेप्टर होगा, और जनरली न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर पाए जाते हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट इफेक्ट होगा, सेकंड मैसेंजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आओ जरा देखते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, आप किसी ऑफिस में जाओ, आप स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, किसी ऑफिस में जाओ, आपको अगर किसी स्कूल में गए, स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना है, वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर गार्ड बैठा है, आपको अगर नहीं पहचानता है वहीं रोक देगा। आप कहोगे हमको प्रिंसिपल से मिलना है, कहेगा क्यों मिलना है, क्या काम है बताओ, हमें बताओ। आप अपनी बात लेके गए हो, आप फर्स्ट मैसेंजर हो, और गार्ड आपको वहीं रोक लिया क्योंकि आपको पहचानता नहीं है, तो वहीं रोक लेगा। आप कहोगे उनसे काम है, कहेगा बताओ हमें, हम जाके बात कह देंगे तुम्हारी। आप अपनी बात उस गार्ड को ट्रांसफ़र करेंगे, वो गार्ड कौन बन गया, सेकंड मैसेंजर, और वो ले जाके ऑफिस में जो हेड हैं, सेल का हेड कौन है, न्यूक्लियस, उस स्कूल का हेड कौन है, प्रिंसिपल, वहाँ तक पहुँचा रहा है वो बात। तो सेकंड मैसेंजर की ज़रूरत पड़ी, आपको गेट पर ही रोक लिया, मेम्ब्रेन पर ही रोक लिया, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। लेकिन आप ऐसे स्कूल में जाइए जहाँ का प्रिंसिपल आपको जानता है, गार्ड आपको जानता है कि आप उनके पास आते रहते हैं, जब आप जाएंगे तो गार्ड आपको नहीं रोकेगा, सीधा कहेगा जाइए अंदर सीधा। तो न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर होगा। तो जब लिपिड हार्मोन को पहचानती है, मेम्ब्रेन हार्मोन को पहचानती है, कब पहचानेगी, लिपिड में मेम्ब्रेन में लिपिड है और वो हार्मोन भी लिपिड नेचर का आ रहा है तो जाने देगा अंदर। और अगर नॉन स्टेरॉयड हार्मोन आया, मेम्ब्रेन में लिपिड है, वो उसको पहचानती नहीं है, वो अंदर जाने नहीं देगी। आओ जरा पढ़ के देखते हैं, आओ जरा पढ़ के देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन, और वो प्रोटीन कौन है, रिसेप्टर। तो जो रिसेप्टर है वो प्रोटीन के बने होते हैं, लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली, क्योंकि रिसेप्टर टारगेट टिश्यू पर प्रेजेंट होगा। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल, अगर सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और किसके लिए होगा, नॉन स्टेरॉयडल के लिए। एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर, क्योंकि इंट्रासेलुलर सेल के अंदर कहाँ, न्यूक्लियस में होता है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अभी बोला था जब कोई हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है, फॉर्मेशन होता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू ओनली वन हार्मोन, याद रखना, एक रिसेप्टर एक हार्मोन का भी बताया था रिसीव करता है, इसलिए हार्मोन्स आर रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। रिसेप्टर जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंज इन द टारगेट टिश्यू। भैया बायोकेमिकल चेंज आएगा, फिर फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा, टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन। जो काम करने आया होगा काम कराएगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। ये आपको पहले बता चुके केमिकल नेचर, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे हार्मोन का एक्शन जान ही नहीं पाएंगे। हार्मोन विच इंटरैक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल, क्योंकि मेम्ब्रेन पर ही रोक दिए गए, बट जनरेट सेकेंड मैसेंजर। आपको बताया था जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा यहीं पर सेकेंड मैसेंजर की जरूरत होगी। सेकेंड मैसेंजर जैसे साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, IP3 कैल्शियम, IP3 का नाम याद रखना, IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट IP3।
विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। हार्मोन, ये मेम्ब्रेन बाउंड के लिए हो गया। दूसरा देखो, हार्मोन विच इंटरैक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जैसे स्टेरॉयड हार्मोन एंड आयोडोथायरोनिन। अभी आपको बताया स्टेरॉयड वाला है, लिपिड नेचर का है, मेम्ब्रेन में भी लिपिड जाने देगी, जाओ अंदर, सीधा सेल के अंदर जाओ। मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, डायरेक्ट जाके सेल के अंदर काम करेगा। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। तो ये आपको बता दिया कि कैसे ये काम करते हैं हार्मोन, कैसे ये कौन सा हार्मोन काम करेगा, बोलो क्लियर। ये इतनी कहानी थी आपकी किसकी, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आपने पढ़ा था केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, कंप्लीट हुआ अभी। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के साथ। थैंक यू।